जियांग शुआन और शान जिया के बीच की बातचीत में एक अद्भुत ऊर्जा थी। जैसे ही उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, चारों ओर का वातावरण और भी जीवंत हो गया। जियांग ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, हमारी जनजाति ने इस हड्डी के लिए बहुत संघर्ष किया है। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे योद्धाओं की वीरता की कहानी है। शान जिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि इस हड्डी का मूल्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, एक अनकही समझ उनके बीच बन गई। जियांग ने आगे कहा, आपके लिए यह मशरूम एक महत्वपूर्ण वस्तु है, लेकिन हमारे लिए यह हड्डी हमारी पहचान है। शानजिया ने अपनी उंगलियों से हड्डी को छूते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन हमें अपने लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। दोनों के बीच की यह बातचीत एक गहरी समझ और सम्मान के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने व्यापार को अंतिम रूप दिया, चारों ओर की हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट ने उस पल को और भी जीवंत बना दिया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान का अनुभव किया और यह समझौता केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, जियांग और शानजिया ने एक दूसरे को हाथ मिलाया। यह एक साधारण हाथ मिलाने का क्षण था, लेकिन इसके पीछे गहरी भावनाएं छिपी हुई थी। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सौदा हमारे लिए एक नई शुरुआत है। शानजिया ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, और यह हमारे बीच की मित्रता को और मजबूत करेगा। चारों ओर का वातावरण अब एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी और पक्षियों की चहचहाहट ने उस पल को और भी मधुर बना दिया। जियांग ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हमारी जनजाति के लिए यह मशरूम बहुत महत्वपूर्ण है। शानजिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, और यह हड्डी हमारे लिए एक प्रतीक है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में एक गहरी समझ और सम्मान का अनुभव किया। जैसे ही वे अपने अपने रास्ते पर बढ़े, चारों ओर की हवा में एक नई खुशबू फैल गई। यह सौदा केवल व्यापार नहीं था, बल्कि एक नई मित्रता की शुरुआत थी, जो भविष्य में और भी मजबूत होगी। जैसे ही जियांग और शानजिया ने अपने अपने रास्ते पर बढ़ना शुरू किया, चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। पेड़ों की छायाएं लंबी होती गई और सूरज की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। जियांग ने अपने मन में सोचा, क्या यह सौदा वास्तव में हमारे लिए एक नई शुरुआत है? उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की छाया थी। शानजिया ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसके मन में भी कई सवाल थे। जैसे ही वे अपने अपने रास्ते पर बढ़ते गए, उनके दिलों में एक अनकही आशंका थी। चारों ओर की हवा में एक हल्की सी ठंडक आ गई और पत्तों की सरसराहट ने एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण कर दिया। जियांग ने अपने कदमों को तेज किया, जबकि शानजिया ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। दोनों के मन में व्यापार के इस सौदे के परिणामों के बारे में विचार चल रहे थे। क्या यह सौदा केवल एक व्यापारिक लेन देन था, या इसके पीछे कुछ और था? इस सोच में डूबे हुए उन्होंने अपने अपने रास्ते पर बढ़ना जारी रखा। जियांग और शानजिया के बीच का सौदा केवल एक व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि यह उनके बीच की गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक था। जैसे ही जियांग ने अपने कदम बढ़ाए, उसके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, क्या हम अपनी जनजातियों के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत कर सकते हैं? उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो उसके दिल की गहराइयों से आ रही थी। शानजिया ने अपने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। वह जानता था कि यह सौदा केवल एक शुरुआत है और भविष्य में उनके बीच और भी गहरे संबंध बन सकते हैं। जैसे ही वे अपने अपने रास्ते पर बढ़ते गए, चारों ओर का वातावरण फिर से जीवंत हो गया। सूरज की किरणें फिर से चमकने लगी और पक्षियों की चहचहाहट ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। जियांग ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की और उसने सोचा, हमारी जनजातियां एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। यह सोचते हुए उसने अपने कदम और तेज कर दिए। शानजिया ने भी अपनी गति बढ़ाई और दोनों ने एक दूसरे की ओर एक नई दृष्टि से देखा। यह सौदा केवल व्यापार नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जो भविष्य में उनके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। पहाड़ की कछुआ जनजाति ने कुछ दानव दांत और दानव हड्डियां प्राप्त की, जबकि बेल जनजाति ने कई प्रकार के मशरूम हासिल किए जो ताकत को बढ़ा सकते थे। इस दृश्य में पहाड़ की कछुआ जनजाति के लोग उत्साह से भरे हुए हैं। उनके चेहरे पर जीत की चमक है। चारों ओर हरियाली है और हवा में मिट्टी की खुशबू है, जो हाल ही में हुई बारिश के बाद की है। लोग एकत्रित होकर दानव दांतों और हड्डियों की चर्चा कर रहे हैं। उनकी आंखों में चमक है। अचानक शानजिया की नजर एक विशाल दानव सींग पर पड़ती है, जो कि जियांग शुआन द्वारा लाए गए कुछ दुर्लभ वस्तुओं में से एक है। यह एक यूनिकॉर्न का दानव सींग है, जो कटोरे के आकार का है और लगभग आधा मीटर लंबा है। यह वस्तु जनजाति के लिए अत्यंत मूल्यवान है। दानव सींगों का उपयोग सामान्यतः औजारों और हथियारों के निर्माण में किया जाता है। शानजिया की आवाज में उत्सुकता है जब वह पूछता है, मुखिया शुआन, इस दानव सींग के लिए आप क्या व्यापार करना चाहेंगे? इस सवाल में एक गहरी इच्छा छिपी हुई है, जो उसके मन में इस दुर्लभ वस्तु को पाने की लालसा को दर्शाती है। शानजिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमारे पास एक प्रकार का दुर्लभ मशरूम है। अभी हाल ही में इकट्ठा किया गया है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। जियांग शुआन ने उत्सुकता से पूछा, किस प्रकार का मशरूम? शानजिया ने उत्तर दिया, चमकता मशरूम। जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई। यह मशरूम क्या करता है? शानजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे खाने से व्यक्ति रात में स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह सुनकर जियांग शुआन चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे माउंटेन टर्टल जनजाति में इतना अद्भुत चीज मिल गई। यह चमकता मशरूम कहाँ है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? शानजिया ने कहा, चमकते मशरूम को रोशनी में नहीं रखा जा सकता, मेरे साथ आओ। जियांग शुआन की उत्सुकता बढ़ गई। वह शानजिया के पीछे पीछे चलने लगा, यह जानने के लिए कि क्या यह सच में उतना जादुई है जितना शानजिया ने बताया था। जियांग शुआन और शानजिया एक अंधेरी कमरे में पहुंचे, जहां चारों ओर की दीवारें और छत पूरी तरह से बंद थी। दरवाजा बंद होते ही कमरे में अंधेरा छा गया।
जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि वह किसी रहस्यमय यात्रा पर निकल रहा हो। शान जिया ने कहा, मुखिया शुआन देखो। उसने एक जानवर की खाल का थैला कोने से निकाला और उसके मुंह को खोला। अचानक एक हल्की हरी चमक कमरे में फैल गई, जैसे कि कोई जादुई रोशनी अंधकार को चीर रही हो। जियांग शुआन ने ध्यान से देखा और उसकी आंखों के सामने अद्भुत चमकता मशरूम प्रकट हुआ। यह मशरूम उसके हाथ के आकार का था और इसकी पारदर्शिता ने उसे और भी आकर्षक बना दिया। वह सोचने लगा कि क्या यह सच में खाने के लिए है या केवल देखने के लिए। जियांग शुआन ने मशरूम की ओर झुकते हुए उसकी खूबसूरती को निहारना शुरू किया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उसने किसी अद्भुत खजाने को खोज लिया हो। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, केवल उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। शान जिया ने धीरे से कहा, यह मशरूम रात में देखने की क्षमता देता है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यह सच में इतना शक्तिशाली था? क्या वह इसे अपने साथ ले जा सकता था? उसकी सोच में एक हलचल सी मच गई। वह सोचने लगा कि अगर यह सच है तो यह उसके जीवन को कैसे बदल सकता है। जियांग शुआन ने मशरूम को छूने का साहस किया। उसकी उंगलियां उसके नरम और ठंडे सतह पर गईं। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। शान जिया ने कहा, इसका उपयोग करने से पहले तुम्हें इसकी शक्ति को समझना होगा। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में गंभीरता देखी और उसने महसूस किया कि यह केवल एक मशरूम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। कमरे में गहरी चुप्पी थी और जियांग शुआन के मन में कई विचार दौड़ रहे थे। क्या वह इस मशरूम का उपयोग कर पाएगा? क्या वह इसके रहस्यों को समझ सकेगा? उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने ठान लिया कि वह इस अद्भुत चीज की पूरी जानकारी प्राप्त करेगा। जियांग शुआन ने शान जिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और उत्साह था। उसने कहा, मैं इसे समझने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसकी शक्ति का अनुभव करना है। शान जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम्हें इसके साथ बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह तुम्हें रात में देखने की शक्ति देगा, लेकिन इसके साथ कुछ और भी है। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली, जैसे कि वह एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो रहा हो। कमरे में हरी रोशनी की चमक और भी तेज हो गई, जैसे कि मशरूम ने उसकी इच्छाओं को सुन लिया हो। जियांग शुआन ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय मशरूम के रहस्यों को जानने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में एक नई कहानी की शुरुआत का एहसास हो रहा था। शान जिया ने जियांग शुआन को बीस्ट हाइट बैग दिखाने के बाद उसे जल्दी से बंद कर दिया और उसके मुंह को बांध दिया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण रहस्य को छुपा रहा हो। मुखिया शुआन, आपने देखा, इस बैग में केवल 3 ल्यूमिनस मशरूम है। हमने इन्हें बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है। मैं आपके यूनिकॉर्न के बीस्ट हॉर्न के लिए अधिकतम एक ल्यूमिनस मशरूम का व्यापार कर सकता हूँ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वह किसी अडिग निर्णय पर पहुंच गया हो। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। ल्यूमिनस मशरूम की महत्ता को समझते हुए उसने सोचा कि अगर यह सच है कि इसे खाने से रात में देखने की क्षमता मिलती है तो यह व्यापार उसके लिए लाभदायक होगा। उसने फिर से पुष्टि की, क्या इस मशरूम को खाने से मैं रात में स्पष्ट रूप से देख सकूंगा? शान जिया ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जियांग शुआन ने आगे पूछा, क्या इसे खाने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा? नहीं, हमारे कबीले के कई लोगों ने ल्यूमिनस मशरूम खाए हैं। शान जिया की आंखों में विश्वास था। जियांग शुआन ने त्वरित निर्णय लिया, ठीक है, मैं एक ल्यूमिनस मशरूम के लिए यूनिकॉर्न का बीस्ट हॉर्न व्यापार करूंगा। उसके मन में इस जादुई मशरूम के प्रति आशा थी कि यह उसे रात में देखने की शक्ति देगा। जियांग शुआन ने अपने हाथों में यूनिकॉर्न का बीस्ट हॉर्न थाम लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। यह हॉर्न उसके लिए केवल एक वस्तु नहीं बल्कि उसकी पहचान और शक्ति का प्रतीक था। शान जिया ने उसे ध्यान से देखा, जैसे वह उसके मन की गहराइयों को पढ़ रहा हो। क्या आप वाकई इसे देने के लिए तैयार हैं? शान जिया ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। जियांग ने सिर हिलाया, हाँ, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मशरूम भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच एक मौन समझौता हुआ। जियांग ने हॉर्न को धीरे धीरे शान जिया की ओर बढ़ाया, जैसे वह किसी पवित्र वस्तु को सौंप रहा हो। शान जिया ने उसे सावधानी से लिया। उसके चेहरे पर संतोष और आशा की झलक थी। यह मशरूम आपको रात में देखने की शक्ति देगा, लेकिन याद रखें, इसका उपयोग सोच समझ कर करें। जियांग ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। उसने हॉर्न को छोड़ते हुए कहा, मैं इसे सही तरीके से उपयोग करूंगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वे एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हों। जियांग शुआन ने ल्यूमिनस मशरूम को अपने हाथ में उठाया। उसकी चमक से उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। यह मशरूम जो उसके हाथ में था केवल एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक नई संभावना का प्रतीक था। उसने इसे ध्यान से देखा, उसके अंदर की हलचल और जिज्ञासा को छिपाते हुए। क्या यह सच में मुझे रात में देखने की क्षमता देगा? उसने खुद से पूछा। उसके मन में अनेक सवाल थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, माइनस वह इस जादुई मशरूम के प्रभाव को जानने के लिए बेताब था। उसने इसे अपने चेहरे के करीब लाया। उसकी खुशबू में एक अद्भुत मिठास थी, जैसे यह उसे अपने जादू में लपेटने की कोशिश कर रहा हो। जियांग ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैं इसे आज रात ही आजमाऊंगा, उसने ठान लिया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे वह एक साहसी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने चारों ओर की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की इच्छा की। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा और जियांग शुआन ने मशरूम को अपने पास रखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे वह किसी अनजान रहस्य के दरवाजे पर खड़ा हो। उसने मशरूम को अपने मुंह में रखा और उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे ही उसने उसे चबाया, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक बदल गई। अंधेरे में एक नई रोशनी का संचार हुआ और उसने देखा कि उसके चारों ओर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पेड़, पत्ते और यहाँ तक कि दूर की चांदनी भी उसे स्पष्ट रूप से दिखने लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक थी। ये सच में काम कर रहा है, उसने खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी, जैसे वह अंधकार को चुनौती दे रहा हो।
उसने महसूस किया कि यह मशरूम केवल एक साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक नया जीवन देने वाला जादू था। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो। जियांग शुआन ने अपने नए दृष्टिकोण से चारों ओर देखा और उसकी आंखों में चमक थी। उसने महसूस किया कि रात का अंधेरा अब उसके लिए कोई बाधा नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे वह एक नए साहसिक कार्य पर निकल रहा हो। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और उसने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसे वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा हो। उसने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखा और हर चीज में एक नई सुंदरता महसूस की। पेड़ों की छायाएं, चांद की रोशनी और हवा में ताजगी का एहसास उसे एक नई जिंदगी का अनुभव दे रहा था। मैं अब अंधेरे से नहीं डरता, उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने महसूस किया कि यह मशरूम केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन गया था। उसने अपने सफर को जारी रखा, एक नई दुनिया की खोज में, जहां हर कदम पर नई संभावनाएं उसका इंतजार कर रही थीं। जियांग शुआन ने व्यापार समाप्त होने के बाद चमकते मशरूम को खाने का निर्णय लिया। यह मशरूम जो अपनी अद्भुत चमक के लिए प्रसिद्ध था, उसके लिए एक रहस्य था। शांजिया की याद दिलाने पर उसने सोचा कि ताजगी का महत्व कितना अधिक है। उसने पहले एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में रखा, बिना निगले। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हो। वह जानता था कि सावधानी बरतना हमेशा सही होता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि क्या कछुआ जनजाति उसे धोखा दे रही है। समय बीतने के साथ उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब उसने पूरी तरह से मशरूम को खाने का साहस जुटाया। यह मशरूम जो देखने में साधारण लग रहा था, वास्तव में स्वाद में अद्भुत था। जैसे ही उसने इसे चखा, उसे ऐसा लगा जैसे वह ताजे केकड़े का मांस खा रहा हो। उसकी जीभ पर एक मीठी सी अनुभूति थी जो उसे और अधिक चाहने पर मजबूर कर रही थी। क्या अफसोस यह थोड़ा कम है, उसने अपने होठों को चाटते हुए कहा। उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था। जियांग शुआन ने अपने मन में उठ रहे संदेहों को लेकर शानजिया से सलाह ली। शानजिया ने हल्का सा हंसते हुए कहा, जियांग नेता, चिंता मत करो, तुम्हें पहले इसे पचाना होगा, है ना? जियांग शुआन ने थोड़ी असहजता के साथ हंसते हुए कहा, तुम सही हो, मैं बहुत अधीर हो रहा हूँ। यह सुनकर जियांग शुआन ने महसूस किया कि केवल शक्तिशाली औषधियां ही तुरंत प्रभाव दिखा सकती हैं। दिन भर की यात्रा और लेन देन के कारण रात काफी हो चुकी थी और चूंकि वाइन जनजाति महान दलदल के क्षेत्र से अपरिचित थी, जियांग शुआन और उनके साथी ने पर्वत कछुआ जनजाति बाहरी लोगों के लाभ उठाने से डरती नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक जीवित टोटेम देवता था। यह एक पुराना कछुआ था जो एक छोटे पहाड़ के आकार का था, जिसकी सटीक उम्र अज्ञात थी, लेकिन उसने आसपास की जनजातियों के टोटेम देवताओं को पीछे छोड़ दिया था। यदि इस पुराने कछुए की उपस्थिति नहीं होती तो कछुआ जनजाति इतनी अच्छी तरह से फल फूल नहीं सकती थी। रात का अंधेरा छाने के बाद जियांग शुआन ने अंततः देखा कि उसकी दृष्टि सामान्य से बदल रही थी। पहले रात के समय जियांग शुआन मुख्यतः चांद की रोशनी और आग की रोशनी पर निर्भर करता था, ताकि वह चीजों को स्पष्टता से देख सके। जियांग शुआन ने जब रात का अंधेरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। चांद की रोशनी में पर्वत कछुआ जनजाति का गांव एक जादुई रूप धारण कर चुका था। कछुए की विशाल आकृति, जो एक टोटेम देवता की तरह खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने चमक रही थी। उसके चारों ओर की हरियाली में हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कि प्रकृति भी रात के इस रहस्य को समझ रही हो। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा, यहाँ की शांति और स्थिरता अद्भुत है। उसने महसूस किया कि इस जनजाति की मेहमान नवाजी केवल उनके दिलों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में बसी हुई है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर हल्की सी छू गई और उसने गहरी सांस ली, जिससे उसे ताजगी का अनुभव हुआ। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे कि वे इस रात की कहानी सुनाने के लिए तैयार हों। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो इस अद्भुत वातावरण का आनंद ले रहे थे। उनकी हंसी और बातचीत ने रात के सन्नाटे को तोड़ा और यह सब मिलकर एक सुखद अनुभव बना रहा। जियांग शुआन ने सोचा कि इस यात्रा का यह पल हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहेगा। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की हलचल को महसूस किया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसने देखा कि कछुआ जनजाति के लोग अपने पारंपरिक नृत्य में लिप्त हो गए थे। उनकी हरकतें एक अद्भुत ताल में बंधी हुई थीं और उनके कपड़े चांद की रोशनी में चमक रहे थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने देखा कि लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर नृत्य कर रहे थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। यह दृश्य जियांग शुआन के दिल को छू गया और उसने सोचा, यहाँ की एकता और प्रेम अद्भुत है। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो इस नृत्य का आनंद ले रहे थे, और उनकी हंसी ने रात की सुगंध को और भी मधुर बना दिया। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई प्रेरणा का अनुभव किया, जैसे कि वह इस नृत्य का हिस्सा बनना चाहता हो। जियांग शुआन ने नृत्य की धुन में खोकर अपने चारों ओर की दुनिया को भुला दिया। उसकी आत्मा जैसे इस अद्भुत अनुभव में समाहित हो गई थी। रात की ठंडी हवा उसके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। जैसे जैसे नृत्य की धुन तेज होती गई, जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जो इस अद्भुत वातावरण के साथ ताल मिलाने लगी थी। उसने अपने दोस्तों को देखा, जो इस पल का आनंद ले रहे थे, और उनकी खुशी ने उसे और भी प्रेरित किया। जियांग शुआन ने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया, जैसे कि वह इस जनजाति का एक हिस्सा बन गया हो। उसने सोचा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, सब कुछ अद्भुत है।
यह नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि एक भावना थी जो सबको एक साथ लाने का काम कर रही थी। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस अनुभव को कभी नहीं भूलेगा और यह पल हमेशा उसके दिल में बसा रहेगा। अब सब कुछ बदल चुका था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि बिना आग की रोशनी के चांदी के साथ वेइडान हिनजंसा की योद्धा भी रात में देखने की क्षमता प्राप्त कर सके। रात का समय था जब शान जिया ने फिर से जियांग शुआन को पाया और मुस्कुराते हुए पूछा, शुआन नेता, ल्यूमिनस मशरूम खाने के बाद कैसा असर हुआ? जियांग शुआन ने प्रशंसा की, यह सच में एक अद्भुत चीज है। बिल्कुल, वरना मैं एक यूनिकॉर्न से बीस्ट हॉर्न के लिए क्यों मांगता? शान जिया ने जोड़ा, शुआन नेता, क्या आप आज रात ग्रेट स्वैम्प में शिकार पर हमारे साथ चलना चाहेंगे? आज रात? हाँ, आज रात। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं होगा? जियांग शुआन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया क्योंकि यह एक अनजान वातावरण था और रात का समय विभिन्न शिकारी जीवों के लिए सबसे सक्रिय समय होता है। शान जिया ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हम माउंटेन टर्टल पर सवार होंगे और हम ग्रेट स्वैम्प में गहराई में नहीं जाएंगे। शान जिया ने जियांग शुआन को आमंत्रित किया क्योंकि उसे लगा कि वे अच्छे दोस्त बन गए हैं बिना किसी छिपे इरादे के। जियांग शुआन ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, ये जानने के लिए अच्छा होगा, इसलिए मुझे नेता शान जिया से देखभाल करने के लिए कहना होगा। शान जिया ने खुशी से जियांग शुआन के कंधे पर थपकी दी, हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं, तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे, मुझ पर भरोसा करो, रात में ग्रेट स्वैम्प आपको निराश नहीं करेगा। शान जिया के जाने के बाद जियांग शुआन ने चीशाओ और अन्य को शिकार पर जाने की सूचना दी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों से विदाई ली और बाहर की ओर बढ़ा। रात का अंधेरा उसे घेरने लगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसके चारों ओर की दुनिया एक अलग रूप में बदलने लगी। चांद की हल्की रोशनी ने उसे मार्गदर्शन किया और ल्यूमिनस मशरूम की चमक ने उसके रास्ते को रोशन कर दिया। उसने महसूस किया कि यह रात केवल अंधेरा नहीं है बल्कि एक नई दुनिया का द्वार है। जैसे जैसे वह ग्रेट स्वैम्प की ओर बढ़ा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने चारों ओर की आवाजें सुनाई देने लगी, माइनस रात के जीवों की हलचल, पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई पानी की आवाज। यह सब उसे एक अनजान रोमांच का अनुभव करा रहा था। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रात को एक अद्भुत अनुभव में बदल देगा। उसने अपने कदमों को तेज किया और आगे बढ़ा। उसके मन में शान जिया के साथ होने वाली शिकार की कल्पनाएं चलने लगीं। क्या वह अपने दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या वह इस रात को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बना पाएगा? उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में साहस। जियांग शुआन ग्रेट स्वैम्प के किनारे पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। चांद की रोशनी में स्वैम्प का पानी चमक रहा था और चारों ओर की वनस्पति ने एक जादुई वातावरण बना दिया था। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली और ताजगी का अनुभव किया। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। तभी उसने शान जिया को अपनी ओर आते देखा, जो माउंटेन टर्टल पर सवार था। शान जिया की आंखों में उत्साह था और उसने जियांग शुआन को देखकर कहा, तुम तैयार हो? यह रात अद्भुत होने वाली है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। शान जिया ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, चलो हम जल्दी चले। जियांग शुआन ने माउंटेन टर्टल पर सवार होते ही एक नई ऊर्जा महसूस की। जैसे ही वे आगे बढ़े, जियांग शुआन ने देखा कि स्वैम्प की गहराइयों में रहस्यमय जीवों की हलचल हो रही थी। उसे रोमांच और डर दोनों का अनुभव हो रहा था। क्या वे इस रात को सफलतापूर्वक शिकार कर पाएंगे? उसके मन में सवाल थे, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। शान जिया की हंसी ने उसे और भी प्रेरित किया। जैसे जैसे वह आकृति करीब आई, जियांग शुआन ने देखा कि वह एक विशाल जीव था जिसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। यह जीव किसी प्राचीन टोटम गॉड की तरह लग रहा था जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार था। जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखों में भय और सम्मान का मिश्रण था। शान जिया ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम इस जीव का सामना नहीं कर सकते, हमें वापस लौटना होगा। लेकिन जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह जीव केवल उन्हें देख रहा था, जैसे वह उनकी इरादों को समझ रहा हो। उसने अपने मन में एक विचार किया, क्या यह टोटम गॉड वास्तव में उनके लिए खतरा था या यह केवल उनकी परीक्षा ले रहा था? जियांग शुआन ने साहस जुटाया और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें इसका सामना करना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जिसने सभी योद्धाओं को प्रेरित किया। शान जिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। सभी ने एक साथ कदम बढ़ाया, जैसे वे एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। जैसे ही जियांग शुआन ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसके चारों ओर का वातावरण जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और उस विशाल जीव की आंखों में देखा। उस जीव की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह उसे पहचान रहा हो। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और कहा, हम यहाँ तुम्हारे सामने हैं, हमें तुम्हारी शक्ति का सम्मान है। उसकी आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता थी जो सभी योद्धाओं को प्रेरित कर रही थी। शान जिया ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, हम इस भूमि के रक्षक हैं और हम तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहते हैं। उस जीव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वह उनकी बातों को समझ रहा हो। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे समय थम गया हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह जीव केवल एक परीक्षा ले रहा था और यदि वे इसे सही तरीके से पार कर गए तो शायद वे एक नई साझेदारी की ओर बढ़ सकते थे। सभी योद्धा एकजुट होकर खड़े थे, उनकी आंखों में साहस और उम्मीद की चमक थी। जैसे जैसे कछुए दलदल के भीतर गहराई में जाते हैं, चारों ओर का वातावरण और भी रहस्यमय और जादुई होता जाता है। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और उस संगीत में खो गए, जैसे कि यह एक प्राचीन गाथा का हिस्सा हो। शान जिया ने फिर से अपनी आवाज उठाई, क्या तुमने कभी इस तरह की रात देखी है? यह सच में अद्भुत है। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो
सिर्फ शुरुआत है, दलदल की गहराइयों में और भी रहस्य छिपे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जियांग शुआन ने देखा कि पानी में हल्की हलचल हो रही है, जैसे कि कोई अदृश्य जीव उनके चारों ओर तैर रहा हो। अचानक एक चमकीला प्रकाश उनके सामने आया जो पानी के भीतर से उठ रहा था। यह ल्यूमिनस मशरूम का प्रकाश था जो रात के अंधेरे में एक जादुई चमक फैला रहा था। देखो, जियांग शुआन ने उत्सुकता से कहा, ये मशरूम कितने सुंदर हैं। शान जिया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये मशरूम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियांग शुआन ने सोचा कि ये मशरूम केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि एक रहस्य है जो इस दलदल की आत्मा से जुड़े हैं। दोनों ने धीरे धीरे बातचीत की जैसे वे अपने चारों ओर शिकार की तलाश कर रहा था। जियांग शुआन ने दूर से देखा और पाया कि यह जीव एक ऊदबिलाव की तरह था, लेकिन इसके दो दांत थे जैसे कि एक समुद्री हाथी के। यह दृश्य सच में अद्भुत था। शान जिया ने संकेत दिया और चार अन्य पहाड़ी कछुए दूर से जल पौधों के पैच को घेरने के लिए तैरने लगे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने इस क्रिया को पहले कई बार समन्वयित किया था और वे बहुत ही समन्वित थे। बिना किसी मशाल के जल पर सवार होकर उनकी छिपने की क्षमता अद्भुत थी, इसलिए जल जीव ने उन्हें नहीं देखा। शान जिया ने जियांग शुआन से धीरे से कहा, हम इन जल जीवों को जल भेड़िया कहते हैं। ये भयंकर और चालाक होते हैं, यदि आप सावधान नहीं हैं तो ये भाग जाएंगे। जियांग शुआन ने ध्यान से सुना और शान जिया ने आगे कहा, इनकी दांतों की कीमत होती है जो दांतों के चाकू बनाने में उपयोग होती है, और इनके पेट का तेल जलने और जलने के घावों के लिए बहुत अच्छा होता है। जियांग शुआन ने यह सब सुनकर आश्चर्यचकित होकर सोचा कि कैसे जनजाति के लोग शिकार के हर हिस्से का उपयोग करते हैं। यह जल भेड़िया वास्तव में एक खजाना है। यदि यह जियांग शुआन की पूर्व की दुनिया में होता तो इसे जल्दी से समाप्त कर दिया जाता, लेकिन इस प्राचीन दुनिया में मानव क्षेत्र छोटे हैं जबकि जानवरों की संख्या विशाल है। इसके अलावा जनजातीय शिकार अपने नियमों का पालन करता है। वे कभी भी युवा या मां के जीवों को नहीं पकड़ते, जिससे संसाधनों की कमी नहीं होती। जियांग शुआन ने शान जिया की बातें सुनकर अपनी आंखों में चमक देखी। वह जल भेड़िया की अद्भुत विशेषताओं के बारे में सोचने लगा। जैसे ही उसने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया, उसे पानी की ताजगी और घास की खुशबू का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि कैसे यह जनजाति प्रकृति के साथ इतनी सामंजस्य में जीती है। शान जिया ने फिर से कहा, इन जल भेड़ियों की त्वचा बहुत मुलायम होती है और यह जानवरों की छाल के कपड़ों के लिए बेहतरीन सामग्री है। हर कोई इसे पसंद करता है। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह जनजाति केवल शिकार नहीं करती, बल्कि वे अपने पर्यावरण का सम्मान भी करती है। उन्होंने कभी भी छोटे जीवों या मां के जीवों को नहीं पकड़ा, जिससे वे संतुलन बनाए रखते हैं। यह सोचकर जियांग शुआन को एक अद्भुत एहसास हुआ। वह जानता था कि इस तरह के विचार और व्यवहार उसकी पूर्व की दुनिया में असामान्य थे। यहाँ इस प्राचीन दुनिया में जीवन और मृत्यु का एक अलग अर्थ था। जैसे जैसे वह शान जिया के साथ आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि वह इस जीवन के प्रति और अधिक आकर्षित हो रहा है। जल भेड़िया की शिकार की प्रक्रिया एक कला थी जिसमें धैर्य और चतुराई की आवश्यकता थी। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई भावना पाई, एक साहसिकता जो उसे इस अद्भुत दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आखिरकार जल भेड़िया ने अपनी शक्ति को हार मान ली और कछुए ने उसे पकड़ लिया। शान जिया ने कहा, हमने इसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। यह हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने देखा कि जनजाति के लोग जल भेड़िया के प्रति सम्मान दिखा रहे थे और वे उसके हर हिस्से का उपयोग करने के लिए तैयार थे। जियांग शुआन ने सोचा कि यह जनजाति कितनी बुद्धिमान है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीती है। उन्होंने महसूस किया कि इस अनुभव ने उसे एक नई दृष्टि दी है। वह जानता था कि यह प्राचीन दुनिया उसे सिखा रही थी कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे जैसे वे जल भेड़िया को किनारे पर लाए, जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई भावना पाई। यह साहस, सम्मान और प्रकृति के प्रति प्रेम का एक अनूठा अनुभव था। जलवायु में एक अद्भुत तनाव था जब 5 विशाल पर्वतीय कछुए और 20 योद्धा चुपचाप घने जंगल के एक कोने में इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में एक अदृश्य आग जल रही थी जो उनकी निस्वार्थता और साहस को दर्शाती थी। अचानक शान जिया ने उठकर एक अजीब सी आवाज निकाली जो जंगल की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। यह आवाज एक संकेत थी, जैसे कि प्रकृति ने भी उनकी योजना को समझ लिया हो। उसने एक छोटा भाला पानी के भेड़िए की ओर फेंका और उसके साथ ही अन्य पर्वतीय कछुए के योद्धाओं ने भी अपने भाले फेंक दिए। ये भाले हवा में एक साथ उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। पानी का भेड़िया एक दर्दनाक चीख के साथ झटके में गिर पड़ा। उसके शरीर पर कई भाले धंस गए। वह पानी में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विशाल कछुए पहले ही पौधों तक पहुंच चुके थे, जिससे उसकी भागने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई। कुछ ही समय में पानी का भेड़िया एक ट्रॉफी बन गया, जिसे शान जिया और जियांग शुआन ने उठाया। इस सफल शिकार के बाद उन्होंने कई अजीब दलदली जीवों को पकड़ा, मछलियां, विशाल मेंढक, जल पशु, यहाँ तक कि सांप भी। आधी रात के बाद वे पर्वतीय कछुआ जनजाति के पास लौटे, अपने साथ सभी ट्रॉफियों को लेकर। इस यात्रा ने जियांग शुआन की आंखों को महान दलदल की विविधता के प्रति खोल दिया। जैसे ही वे पर्वतीय कछुआ जनजाति में लौटे, जियांग शुआन ने एक विशाल मेंढक देखा जो चक्के के आकार का था। शान जिया ने बताया कि इसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है, एक दुर्लभ व्यंजन। जियांग शुआन ने उस मेंढक को साफ किया और उसे भूनने की तैयारी की। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और भुने हुए मांस की खुशबू चारों ओर फैल गई। जैसे ही वह मेंढक को भूनने लगा, उसके मन में उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने एक मेंढक के पैर को तोड़ा और जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। यह सच में स्वादिष्ट है, उसने खुशी से कहा। उसके चारों ओर के लोग, जैसे कि चीशाओ और अन्य, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वे भी उस स्वादिष्ट मांस का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन यह एक विचार ही था।
बिना रात में देखने की क्षमता और कछुओं के बिना दलदल में रात में शिकार करना लगभग असंभव था। आग की गर्मी और मांस की खुशबू ने सबको एकजुट कर दिया था और उस रात का अनुभव उनके दिलों में एक नई याद के रूप में अंकित हो गया। जैसे ही जियांग शुआन ने मेंढक का मांस चखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह एक अद्भुत अनुभव था जिसमें स्वाद और खुशबू का एक अनोखा संगम था। उसने महसूस किया कि यह केवल भोजन नहीं था बल्कि एक साझा अनुभव था जो उसे और उसके साथियों को एकजुट करता था। चारों ओर के लोग उसकी खुशी में शामिल हो गए और उन्होंने भी उस मेंढक के मांस की प्रशंसा की। ची शाओ ने कहा, यह मांस तो सचमुच बेजोड़ है। सभी ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा, जैसे कि वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। लेकिन जियांग शुआन के मन में एक सवाल था, क्या वे इस अनुभव को फिर से दोहरा पाएंगे? क्या वे फिर से उस अंधेरे दलदल में रात में शिकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? यह सोचते हुए उसने अपने दोस्तों के साथ उस रात की यादों को संजोया और उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जैसे ही रात का अंधेरा जंगल पर छाने लगा, वाइन जनजाति के लोग अपने अपने घरों में लौटने लगे। चांद की चांदनी में पेड़ की छायाएं और भी गहरी हो गई और एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण हुआ। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर आग जलाने का निर्णय लिया। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और उसकी गर्मी ने सभी को एकत्रित कर दिया। आग की रोशनी में जियांग शुआन ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? उसके शब्दों में एक गहरी सोच थी। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक ने कहा, हमारी यात्रा केवल शुरुआत है। यह सुनकर जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाया जहां तारे टिमटिमा रहे थे। देखो, वहां कितने तारे हैं। उसने कहा, हर एक तारा एक नई कहानी है। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। आग की गर्मी और ताजगी ने उन्हें एकजुट किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके बीच की बातें और भी गहरी होती गईं। उन्होंने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात की और यह महसूस किया कि वे केवल एक जनजाति नहीं बल्कि एक परिवार हैं। इस रात की चांदनी में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दिल की गहराइयों को साझा किया। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा वाइन जनजाति के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी जंगल में छा गई। वाइन जनजाति के लोग अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की छाया थी। हुआवेन ने अपने योद्धाओं को इशारा किया और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक एक युवा वाइन जनजाति का सदस्य, जो मशरूम की देखभाल कर रहा था, ने मच्छर जनजाति के योद्धाओं को देखा। उसकी आंखों में भय की एक चमक थी और उसने तुरंत अन्य लोगों को चेतावनी दी। वे आ रहे हैं, उसने चिल्लाया। यह सुनकर वाइन जनजाति के लोग एकत्रित हो गए और उनकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। हुआवेन ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, हम यहाँ हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई और वाइन जनजाति के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए। एक अद्भुत दृश्य था जहां दोनों जनजातियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, जैसे दो शक्तिशाली तूफान। जंगल की हवा में एक तनावपूर्ण स्थिति थी और हर कोई जानता था कि यही एक निर्णायक क्षण था। जैसे ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा बांस के घरों की ओर बढ़ने लगे, वाइन जनजाति के लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को कसकर पकड़ रहे थे, जबकि अन्य अपने प्रियजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जियांग शुआन, जो पहले से ही बाहर निकल चुका था, ने देखा कि मच्छर जनजाति के योद्धा तेजी से नजदीक आ रहे हैं। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने अपने हाथ में भाला मजबूती से थाम लिया। हमें एकजुट होना होगा, उसने चिल्लाया, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। लेकिन उसके शब्दों में भी एक अनिश्चितता थी। मच्छर जनजाति के योद्धा जैसे जैसे करीब आ रहे थे, उनकी अजीब आवाजें और भी तेज होती जा रही थी। यह एक भयानक ध्वनि थी जो हवा में गूंज रही थी, हमारे पास समय नहीं है। जियांग ने फिर से कहा, सभी को बांस के घरों में लौट आना चाहिए। लेकिन कुछ श्रमिक, जो पहले से ही डर के मारे भागने के लिए तैयार थे, अब और भी घबरा गए थे। क्या हमें सच में लड़ना चाहिए? एक युवा श्रमिक ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें लड़ना होगा या हम मर जाएंगे, जियांग ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में आग थी। जिंगजिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके मन में विभिन्न विचार दौड़ने लगे। अंततः उसने नदी के किनारे बांस की नौकाओं की ओर देखा और कहा, नदी की ओर पीछे हटो और नौकाओं को पानी में धकेलो। अगर मच्छर जनजाति नजदीक आती तो कंधे पार कर लो। भटकने वालों ने सिर हिलाया और कन्नदगी किनारे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जिंगजिया अपने वुल्फांग क्लब के साथ दृढ़ ठहरा रहा और उनके पीछे नहीं गया। एक भटकता हुआ व्यक्ति, जो जिंगजिया को जानता था, चिल्लाया, जल्दी करो। जिंगजिया ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक योद्धा हूँ। जब जनजाति को मेरी जरूरत होती है तो मैं भाग नहीं सकता। तुम सब नदी की ओर जाओ, मैं लड़ने जा रहा हूँ। यह कहते हुए जिंगजिया ने अपने वुल्फांग क्लब को थाम लिया और बांस के घरों की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, बिना पीछे देखे। भटकने वालों ने अपने होठ काट लिए और अंततः जिंगजिया का अनुसरण करने की हिम्मत नहीं की। जिंगजिया एक योद्धा था, वे नहीं थे। आगे बढ़ना मौत का सामना करना था, इसलिए अपने जीवन को बचाना महत्वपूर्ण था। जिंगजिया के निर्देशों का पालन करते हुए भटकने वालों ने बांस की नौकाओं को पानी में धकेल दिया, उन पर चढ़ गए और कीचड़ में उन्हें स्थिर करने के लिए बांस की डंडियों का उपयोग किया। वाइन जनजाति की स्थिति देखने के लिए इंतजार किया। यदि मच्छर जनजाति के सदस्य आगे बढ़ते हैं तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के नदी पार कर जाएंगे। वाइन जनजाति के भीतर सबसे तेज मच्छर जनजाति के योद्धा बांस के घरों के पास पहुंचे, जहां जियांग शुआन जनजातियों की मदद कर रहा था। जियांग शुआन तैयार था कि वह योद्धा पर हमला करे और उसे मार डाले। तभी एक फड़फड़ की आवाज के साथ एक तीर हवा में उड़ता है और मच्छर जनजाति के योद्धा के सीने में धंस जाता है। मच्छर जनजाति का योद्धा स्टंड होकर तीर को अपने सीने में देखता है, फिर भारी होकर गिर जाता है। जियांग शुआन ने मुड़कर देखा और देखा कि शीक्यू ने पहले ही दूसरा तीर खींच लिया है, उसे धनुष की तंतु के साथ संरेखित किया है। उसका चेहरा थोड़ा तना हुआ है लेकिन हाथ स्थिर है। अच्छा शॉट,
जियांग शुआन ने उसकी प्रशंसा की, फिर उसने अपनी हड्डी की भाला का उपयोग करके मच्छर जनजाति के योद्धा को खत्म कर दिया। जियांग शुआन और उसके साथियों के चारों ओर एक विशाल झुंड चिड़िया की चोट जैसे मच्छरों का हमला हुआ। बज बज बजा गया में शुनंग से चंचो तस्की जोटिया। यांग शुआन ने गुस्से चिड़िया का चिड़िया नजरी जनजाति के योद्धा भी शामिल हो गए। वे सभी मिलकर मच्छरों के झुंड और मच्छर जनजाति के योद्धाओं को निशाना बनाया। फुस फुस फुस। शिक्यू की तीरंदाजी की गति अद्भुत थी। हर तीर मच्छर जनजाति के बीच घातक चोटें पहुंचा रहा था। उसकी तीरंदाजी कौशल भयावह थी, लेकिन मच्छर जनजाति के मच्छरों और योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी। जल्द ही कई वाइन जनजाति के योद्धा घायल हो गए। अगर शिक्यू का दिव्य तीरंदाजी का समर्थन नहीं होता तो कुछ योद्धा शायद मारे जाते। वाइन भगवान हमारी रक्षा करो। चीशाओ ने एक आक्रमणकारी मच्छर को काटकर मारने के बाद पत्थर के पहाड़ की ओर मुड़कर चिल्लाया। बिना दिव्य वाइन के हस्तक्षेप के वे इतने कम लोगों के साथ टिक नहीं पाएंगे। जल्द ही मच्छर जनजाति द्वारा उनका नाश कर दिया जाएगा, खासकर जब हुआ वेन आ गया जो एक 3 रंग का योद्धा था। अगर वह लड़ाई में शामिल हो गया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। बज। पत्थर के पहाड़ पर दिव्य वाइन ने तीव्र हरे प्रकाश में विस्फोट किया। डरावने लताओं ने ऊपर उठना शुरू किया और तेजी से बढ़ने लगे। वास्तव में दिव्य वाइन मच्छर जनजाति के आगमन से अनजान नहीं था और मदद के लिए पुकारने का इंतजार नहीं कर रहा था। जंगली बांस के जंगल में, जहां हरियाली और जीवन की हलचल थी, अचानक एक भयानक युद्ध का माहौल बन गया। जियांग शुआन की आंखों में गुस्सा और साहस झलक रहा था। उसने अपनी भाला को मच्छरों की ओर घुमाते हुए अपने साथियों को उत्साहित किया। इन मच्छरों को खत्म करो। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो उसके साथियों के दिलों में जोश भर रही थी। गुतेंग और नानशिंग ने भी उसका साथ दिया। उनकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। बांस के पेड़ों के बीच चीशाओ ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई में कूद पड़ा। शांत रहो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था। शिक्यू ने एक पेड़ पर चढ़कर अपने धनुष को खींचा। उसकी तीरंदाजी की गति अद्भुत थी। हर तीर एक मच्छर जनजाति के योद्धा को घायल कर रहा था। फुस 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 की आवाजें उसके तीरों के साथ गूंज रही थीं। लेकिन मच्छर जनजाति की संख्या इतनी अधिक थी कि योद्धाओं की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। वाइन भगवान हमारी रक्षा करो। ची शाओ ने पुकारा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। पत्थर के पहाड़ पर दिव्य वाइन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हरे प्रकाश में चमकना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि वह मच्छर जनजाति के खतरे को भांप चुका था और अब वह मदद के लिए तैयार था। जंगली बांस के जंगल में, जहां हरियाली की चादर बिछी हुई थी, अचानक एक भयानक युद्ध का माहौल बन गया। जियांग शुआन की आंखों में गुस्सा और साहस झलक रहा था। उसने अपनी भाला को मच्छरों की ओर घुमाते हुए अपने साथियों को उत्साहित किया। इन मच्छरों को खत्म करो। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो उसके साथियों के दिलों में जोश भर रही थी। गुतेंग और नानशिंग ने भी उसका साथ दिया। उनकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। बांस के पेड़ों के बीच ची शाओ ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई में कूद पड़ा। शांत रहो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था। शिक्यू ने एक पेड़ पर चढ़कर अपने धनुष को खींचा। उसकी तीरंदाजी की गति अद्भुत थी। हर तीर एक मच्छर जनजाति के योद्धा को घायल कर रहा था। फुस 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 की आवाजें उसके तीरों के साथ गूंज रही थी। लेकिन मच्छर जनजाति की संख्या इतनी अधिक थी कि योद्धाओं की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। वाइन भगवान हमारी रक्षा करो। ची शाओ ने पुकारा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। पत्थर के पहाड़ पर दिव्य वाइन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हरे प्रकाश में चमकना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि वह मच्छर जनजाति के खतरे को भांप चुका था और अब वह मदद के लिए तैयार था। जंगली बांस के जंगल में, जहां हरियाली की चादर बिछी हुई थी, अचानक एक भयानक युद्ध का माहौल बन गया। जियांग शुआन की आंखों में गुस्सा और साहस झलक रहा था। उसने अपनी भाला को मच्छरों की ओर घुमाते हुए अपने साथियों को उत्साहित किया। इन मच्छरों को खत्म करो। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो उसके साथियों के दिलों में जोश भर रही थी। गु तेंग और नानशिंग ने भी उसका साथ दिया। उनकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। बांस के पेड़ों के बीच ची शाओ ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई में कूद पड़ा। शांत रहो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था। शिक्यू ने एक पेड़ पर चढ़कर अपने धनुष को खींचा। उसकी तीरंदाजी की गति अद्भुत थी। हर तीर एक मच्छर जनजाति के योद्धा को घायल कर रहा था। फुस 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 की आवाजें उसके तीरों के साथ गूंज रही थी। लेकिन मच्छर जनजाति की संख्या इतनी अधिक थी कि योद्धाओं की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। वाइन भगवान हमारी रक्षा करो। ची शाओ ने पुकारा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। पत्थर के पहाड़ पर दिव्य वाइन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हरे प्रकाश में चमकना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि वह मच्छर जनजाति के खतरे को भांप चुका था और अब वह मदद के लिए तैयार था। जंगली बांस के जंगल में, जहां हरियाली की चादर बिछी हुई थी, अचानक एक भयानक युद्ध का माहौल बन गया। जियांग शुआन की आंखों में गुस्सा और साहस झलक रहा था। उसने अपनी भाला को मच्छरों की ओर घुमाते हुए अपने साथियों को उत्साहित किया। इन मच्छरों को खत्म करो। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो उसके साथियों के दिलों में जोश भर रही थी। गुतेंग और नानशिंग ने भी उसका साथ दिया। उनकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। बांस के पेड़ों के बीच ची शाओ ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई में कूद पड़ा। शांत रहो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था। शिक्यू ने एक पेड़ पर चढ़कर अपने धनुष को खींचा। उसकी तीरंदाजी की गति अद्भुत थी। हर तीर एक मच्छर जनजाति के योद्धा को घायल कर रहा था। फुस 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 की आवाजें उसके तीरों के साथ गूंज रही थीं। लेकिन मच्छर जनजाति की संख्या इतनी अधिक थी कि योद्धाओं की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। वाइन भगवान हमारी रक्षा करो। ची शाओ ने पुकारा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। पत्थर के पहाड़ पर दिव्य वाइन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हरे प्रकाश में चमकना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि वह मच्छर जनजाति के खतरे को भांप चुका था और अब वह मदद के लिए तैयार था। एक अद्भुत क्षण में दिव्य बेल ने गरजते बादलों के बीच संघर्ष का सामना किया। जैसे ही आकाश में बिजली कड़की, बेल ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आधी नींद में रहने का निर्णय लिया। लेकिन अब जैसे ही उसने बेल जनजाति के संकट को महसूस किया, वह पूरी तरह से जाग गई। स्नैप स्नैप स्नैप।
की आवाज सुनाई दी। पत्थर की पहाड़ी से दर्जनों हरी बेलें तेजी से फैली जो चिड़ियानुमा मच्छरों को बुरी तरह से मारने लगी। हर बेल जनजाति का रक्षक देवता जीवित है। उसे याद आया कि उसने कैसे एक पत्थर की कुल्हाड़ी से उस विशाल बेल को काटने की कोशिश की थी और उसकी पीठ पर ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगी। मच्छर जनजाति के पक्ष में जो सदमा था उसके विपरीत बेल जनजाति के योद्धा इस दिव्य बेल के हस्तक्षेप को देखकर उत्साह से चिल्लाने लगे। बेल देवता हमारी रक्षा करेगा। आगे बढ़ो, इन बुरे मच्छरों को मार डालो। एक दर्जन योद्धा जोश से भरे हुए बिना किसी डर के मच्छर जनजाति की ओर बढ़े। जिंगजिए, जो इन योद्धाओं में से एक था, खून से सना और कई जगहों पर घायल था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे पता था कि उसने सही चुनाव किया है। स्विश स्विश स्विश, जैसे ही बैल जनजाति के योद्धा आगे बढ़े, उनके दिलों में एक अद्भुत साहस था। जिंगजिए के साथ अन्य योद्धा भी अपने घावों को भुलाकर मच्छर जनजाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। अचानक जमीन से अनगिनत जड़ें चुपचाप उभरी। मच्छर जनजाति के योद्धा जब हवा में लहराते बेलों को देख रहे थे तो जड़ें उनके पैरों के चारों ओर लिपटने लगी। जब उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ तब तक भागने का समय बहुत कम था। यह क्या है? आह! एक मच्छर जनजाति का योद्धा तीव्र चीख मारते हुए बेतहाशा संघर्ष करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जड़ें पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थीं, तेजी से उसकी मांस और रक्त का सार निकाल रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी चीखें गूंजने लगी, यहाँ तक कि आगे बढ़ने वाले जियांग शुआन और अन्य भी रुक गए। उनके सिर की त्वचा में सिहरन दौड़ गई। यह एक भयानक दृश्य था जहाँ मच्छर जनजाति के योद्धा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बैल जनजाति के योद्धा अपने देवता के समर्थन से और भी अधिक साहसी हो गए। बैल देवता की कृपा से हम जीतेंगे। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसी लड़ाई अपनी चरम पर पहुंची, बेल जनजाति के योद्धा एकजुट होकर मच्छर जनजाति के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। जिंगजिए ने अपने चारों ओर देखा, उसके साथी योद्धा एकजुट होकर लड़ रहे थे। अचानक एक विशाल मच्छर जनजाति का योद्धा सामने आया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर का मिश्रण था। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंगजिए ने बिना किसी डर के उसका सामना किया। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, उसने गर्जना की। जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई, चारों ओर धूल और मच्छरों की चीखें गूंजने लगी। जिंगजिए ने अपनी तलवार को तेजी से चलाया और मच्छर जनजाति का योद्धा पीछे हटने लगा। हम हार नहीं मानेंगे, उसने फिर से चिल्लाया, लेकिन जिंगजिए की तलवार ने उसे और भी पीछे धकेल दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां साहस और डर का सामना हो रहा था। बेल जनजाति के योद्धा अपने देवता की शक्ति से प्रेरित होकर लड़ाई में जुटे हुए थे। पत्थर के पर्वत की ऊंचाई पर एक भव्य और विशाल दिव्य बेल की हरी लताएं तेजी से बढ़ने लगी और पक्षी चोंच वाले मच्छरों का एक बड़ा झुंड या तो मारा गया या लिपट गया या फिर चीर दिया गया। ये मच्छर साधारण नहीं थे, इनमें एक विशेष बुद्धिमत्ता थी जो उन्हें खतरे से बचने और लाभ उठाने की कला सिखाती थी। बचे हुए पक्षी चोंच वाले मच्छर बेतहाशा भागने लगे। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि वे पल भर में बहुत दूर निकल गए। लेकिन दिव्य बेल की लताएं भी दयालु नहीं थी। अधिकांश मच्छर मारे गए, केवल कुछ ही किनारे पर भागने में सफल हुए। मच्छर जनजाति के योद्धा जो पहले से ही भयभीत थे, अब और भी अधिक हताश हो गए। उनकी भागने की गति पक्षी चोंच वाले मच्छरों से कहीं कम थी। दिव्य बेल की जड़ें अचानक जमीन से उभरने लगीं और हर बार जब वे किसी मच्छर योद्धा को लपेटती तो उन्हें पूरी तरह से सूखा देती। शिकार टीम के नेता हुआ वेन सबसे तेज दौड़ने वाले थे। वे 3 रंग के योद्धा थे और उन्होंने कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने देखा कि दिव्य बेल जीवित हो गई है तो उन्होंने तुरंत सभी को छोड़कर भागने का निर्णय लिया। एक 3 रंग के योद्धा के रूप में उन्होंने अनगिनत युद्धों का सामना किया था, लेकिन आज की भयानक स्थिति ने उन्हें एक अनजानी और गहरी भय की अनुभूति कराई। अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, यहाँ से तुरंत भागना और फिर कभी वापस नहीं आना। उन्हें यह भी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने फिर से बेल जनजाति का दौरा करने की जिद क्यों की। अगर वे नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता। जैसे ही हुआ वेन ने दिव्य बेल की शक्ति को महसूस किया, उसके दिल में एक अजीब सी दहशत भर गई। वह अपने चारों ओर देखता है, मच्छर जनजाति के योद्धा एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। उसके चेहरे पर भय और हताशा की छाया है। हवा में एक अजीब सी गंध है, जैसे कि मृत्यु का एक काला बादल उनके चारों ओर मंडरा रहा हो। अचानक एक जोरदार फुस की आवाज आई और एक लता ने एक योद्धा को पकड़ लिया। उसकी चीखें गूंजने लगी। यह दृश्य इतना भयानक था कि हुआ वेन की धड़कनें तेज हो गई। वह सोचने लगा कि क्या वह भी इसी तरह का शिकार बन जाएगा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जीवित रहने की इच्छा को दर्शाती थी। उसने अपने पैरों को तेजी से चलाना शुरू किया, जैसे कि वह अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सोच में केवल एक ही विचार था, मुझे यहाँ से भागना है। उसने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, लेकिन वे सभी अपनी ही चिंता में डूबे हुए थे। वह जानता था कि अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो वह अकेला ही इस खतरनाक स्थिति का सामना करेगा, लेकिन डर ने उसे मजबूर कर दिया कि वह खुद को बचाने के लिए भागे। उसने अपने मन में यह तय किया कि वह कभी भी इस स्थान पर वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसके साहस को दर्शाती थी। जैसे ही हुआ वैन ने दौड़ना जारी रखा, उसके मन में एक अजीब सी भावना उभरने लगी। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने साथियों को छोड़कर भाग रहा है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी आवाज थी जो उसे कह रही थी कि उसकी जान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं बच गया तो मैं उन्हें फिर से बचाने की कोशिश करूंगा, उसने अपने मन में कहा। लेकिन क्या यह सच में संभव था? क्या वह फिर से इस खतरनाक स्थान पर लौटेगा? उसके मन में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह जानता था कि इस समय रोना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी गति को और तेज किया, जैसे कि वह अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके कानों में अब भी फुस फुस की आवाजें गूंज रही थी और वह जानता था कि हर एक पल उसके लिए महत्वपूर्ण था। अचानक एक और लता उसके पास आई और उसने उसे लपेटने की
की कोशिश की। हुआ वैन ने अपने शरीर को एक और झुकाया और तेजी से दौड़ने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह इस खतरे से बाहर निकलने के लिए किसी भी कीमत पर प्रयास करेगा। जब हुआ वैन ने अंततः एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया तो उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि वह अभी भी उस भयानक दृश्य से भाग रहा है। उसकी आंखों में भय और चिंता की छाया थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि वह अब सुरक्षित है। उसने गहरी सांस ली और उसके मन में एक अद्भुत राहत का अनुभव हुआ। लेकिन क्या वह सच में सुरक्षित था? क्या वह फिर से उस खतरनाक स्थान पर लौटेगा? उसके मन में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। उसने अपने साथियों के बारे में सोचा, जो शायद अभी भी उस भयानक स्थिति में थे। क्या वे भी उसकी तरह बच पाएंगे? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह जानता था कि इस समय रोना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी गति को और तेज किया, जैसे कि वह अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके कानों में अब भी फुस-फुस की आवाजें गूंज रही थीं और वह जानता था कि हर एक पल उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह इस खतरे से बाहर निकलने के लिए किसी भी कीमत पर प्रयास करेगा। दुख की बात है कि अब पछताने का समय नहीं था। अचानक हवा में एक तेज आवाज आई, फुस। हुआ वैन दौड़ रहा तभी खतज गुजुनी करे खबिल पड़ती चढ़ाट। सभी आक्रमणकारी मच्छर जनजाति के योद्धा या तो जियांग शुआन और अन्य द्वारा मारे गए या दिव्य बेल की जड़ों में लिपट गए। कोई भी नहीं बचा। सभी यहीं मारे गए। यहाँ तक कि उनके शव भी चुपचाप दिव्य बेल की जड़ों द्वारा लिपटे गए और सभी मांस और रक्त को सोख लिया गया। केवल सफेद हड्डियों का ढेर छोड़ दिया गया। जब लड़ाई समाप्त हुई, जियांग शुआन ने सफेद हड्डियों से ढकी जमीन की ओर देखा और अंततः राहत की सांस ली। शुक्र है, बेल जनजाति के पास दिव्य बेल की सुरक्षा थी, अन्यथा अब वे भी मृत पड़े होते। छिपे हुए वॉन्डरर्स बाहर आए और जो नदी के किनारे थे वे भी लौट आए। सभी ने एक आपदा से बचने की राहत महसूस की। जियांग शुआन ने पहले गंभीर रूप से घायल योद्धाओं को चिशाओ के पास इलाज के लिए ले जाने के लिए कहा, जबकि हल्के घायल स्वयं दवा लगाते हैं। फिर जियांग शुआन ने वॉन्डरर्स को युद्ध के सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। इन सभी बीस्ट हाइड कपड़ों, बीस्ट हाइड बैगों और हथियारों को इकट्ठा करो। वॉन्डरर्स व्यस्त हो गए और जब उन्होंने सफेद हड्डियों को देखा तो वे दिव्य बेल की भयानकता से और भी अधिक प्रभावित हुए। 100 से अधिक योद्धाओं द्वारा छोड़े गए आपूर्ति और हथियारों को इकट्ठा करो। वॉन्डरर्स व्यस्त हो गए और जब उन्होंने सफेद हड्डियों को देखा तो वे दिव्य बेल की भयानकता से और भी अधिक प्रभावित हुए। 100 से अधिक योद्धाओं द्वारा छोड़े गए आपूर्ति और हथियार काफी महत्वपूर्ण थे और बेल जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण दौलत थे। जब जड़े हुआ वेन को अपने चंगुल में लपेटती गईं, उसके चेहरे पर भय और निराशा की छाया स्पष्ट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और सड़ते पत्तों का मिश्रण। अचानक जड़ें और अधिक मजबूत हो गईं और हुआ वेन की हड्डी की चाकू उसके हाथ से गिर गई। वह अब केवल एक कंकाल के रूप में रह गया था। उसकी आत्मा जैसे उस भयानक शक्ति के सामने हार मान चुकी थी। जियांग शुआन और अन्य योद्धा जो इस दृश्य को देख रहे थे, उनके दिलों में एक अजीब सा डर और साहस का मिश्रण था। उन्होंने देखा कि कैसे दिव्य बेल ने अपने दुश्मनों को एक एक करके समाप्त कर दिया। यह एक भयानक लेकिन अद्भुत दृश्य था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे भी कभी इस तरह की शक्ति का सामना कर पाएंगे। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक नई रणनीति बनाने का निर्णय लिया। हमें एकजुट होना होगा, अन्यथा हम भी इसी तरह समाप्त हो सकते हैं। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो सभी को एकजुट करने का काम कर रही थी। जब जड़ें अंततः हुआ वैन को पूरी तरह से लपेट लेती हैं, तब जंगल में एक भयानक चुप्पी छा जाती है। जैसे ही जड़ें वापस जमीन में समा जाती हैं, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा। उसके साथी, जो पहले से ही लड़ाई में थक चुके थे, अब एक नई आशा से भरे हुए थे। हमें उसके लिए कुछ करना होगा, उसने कहा। उसकी आंखों में चिंता की चमक थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने आदेश दिया कि सभी घायल योद्धाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा, उसने कहा। वॉन्डरर्स ने अपने घायल साथियों को उठाया और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। जियांग शुआन ने एक पल के लिए ठहरकर सफेद हड्डियों के ढेर को देखा। यह दृश्य उसे हमेशा याद रहेगा। दिव्य बेल ने उन्हें बचाया, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि कितनी भयानक शक्ति उसके पास थी। यह सोचते हुए उसने अपने साथियों को उत्साहित करने की कोशिश की। हमारे पास अब एक मौका है, हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही वॉन्डरर्स ने युद्ध के सामान को इकट्ठा किया, जियांग शुआन ने एक पल के लिए ठहरकर अपने चारों ओर देखा। सफेद हड्डियों का ढेर और दिव्य बेल की शक्ति ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई। यह हमारी पहचान है, हमें इसे संजोकर रखना होगा, उसने कहा। उसके शब्दों में एक गहरी भावना थी जो सभी के दिलों में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे सामान इकट्ठा करते गए, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल वस्तुएं नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति और अस्तित्व का प्रतीक थी। हमारी जनजाति को इस शक्ति की आवश्यकता है, एक अन्य योद्धा ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे सभी एकजुट होकर काम कर रहे थे और उसके दिल में एक नई आशा का संचार हुआ। हमने एक साथ लड़ाई लड़ी है और अब हमें एक साथ ही आगे बढ़ना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। जैसे ही उन्होंने सफेद हड्डियों के ढेर को पीछे छोड़ा, उन्होंने अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, एक नई शुरुआत की ओर। जियांग शुआन ने जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। ये एक मजबूरी थी, क्योंकि वर्तमान में वाइन जनजाति काफी कमजोर थी और केवल ऐसे तरीकों पर निर्भर रह सकती थी। यदि वाइन जनजाति इतनी मजबूत होती तो उन्हें ऐसे तरीकों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वास्तव में शक्तिशाली जनजातियां, भले ही वे कुछ न करें, उनके पास पर्याप्त निवारक शक्ति होती है। युद्ध भूमि को साफ करने के बाद जियांग शुआन थका हुआ शरीर खींचते हुए मांस की झोपड़ी की ओर लौट आया। उसके शरीर पर काफी खून के धब्बे थे,
थे, लेकिन उसकी त्वचा पर कोई कट नहीं आया था। केवल कुछ चोटें थीं, क्योंकि उसने कीमती मकड़ी की रेशमी वस्त्र पहना था। यह वस्त्र एक खजाना साबित हुआ। इसकी ताकत अत्यधिक उच्च थी, न तो पत्थर की छुरी और न ही पत्थर की भाला इसे चीर सकी, केवल कुछ चोटें छोड़कर। जियांग शुआन ने मकड़ी की रेशमी वस्त्र को उतारा, खून के धब्बों को पानी से धोया और उसे सुखाने के लिए लटका दिया। मकड़ी की रेशमी वस्त्र पानी को मुश्किल से सोखती है, जल्दी सूख जाती है और थोड़े समय में धूप में सुखाने के बाद वह फिर से पहनने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़ाई के माध्यम से जियांग शुआन ने वास्तव में मकड़ी की रेशमी वस्त्र के लाभों की सराहना की और समझा कि क्यों पुरानी जादूगरनी ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण क्षणों में जान बचा सकती है। अचानक जियांग शुआन को मकड़ी जनजाति की याद आई, जिसने मकड़ी की रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया। बांस की झोपड़ी में जियांग शुआन ने अपने कपड़ों को धोते हुए अपने मन में विचारों की लहरें महसूस की। उसने सोचा कि कैसे मकड़ी की रेशमी वस्त्र ने उसे इस लड़ाई में बचाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझ रहा हो। वह जानता था कि यह वस्त्र केवल एक कपड़ा नहीं था, बल्कि यह उसकी सुरक्षा का प्रतीक था। जब उसने कपड़े को धोकर सुखाया तो उसकी सोच ने उसे मकड़ी जनजाति की याद दिलाई। क्या वे अभी भी वहां हैं? उसने सोचा। मकड़ी जनजाति, जो इस अद्भुत वस्त्र का निर्माण करती थी, उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि इस वस्त्र के पीछे एक कहानी है, एक ऐसा इतिहास जो उसे और मजबूत बना सकता है। उसने कपड़े को सुखाते हुए अपने भविष्य की कल्पना की। क्या वह कभी मकड़ी जनजाति से मिल पाएगा? क्या वह उनकी ताकत को समझ पाएगा? उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। बांस की झोपड़ी में धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसने अपने मन में एक संकल्प लिया, मैं अपनी जनजाति को मजबूत बनाऊंगा। जियांग शुआन ने बांस के जंगल में प्रवेश करते ही एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर बांस के ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थी, जैसे वे किसी गुप्त संवाद में लिप्त हों। घायलों की कराहें और चिशाओं की मंत्रोच्चारण की आवाजें एक अद्भुत मिश्रण बना रही थी। जियांग ने देखा कि गंभीर रूप से घायल योद्धा बांस के बिस्तरों पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द और संघर्ष की छाया थी। चिशाओ, एक अनुभवी चिकित्सक, अपनी जड़ी बूटियों और प्राचीन जादू के साथ उनकी मदद कर रहा था। जैसे ही जियांग ने ध्यान से देखा, उसने देखा कि चिशाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके चारों ओर एक हरी रोशनी फैलने लगी थी। यह दृश्य जियांग के दिल में एक अद्भुत आशा का संचार कर रहा था। उसने महसूस किया कि यह केवल एक उपचार नहीं था, बल्कि एक जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। जैसे ही चिशाओ ने अपनी जड़ी बूटियों को घावों पर लगाया, जियांग ने देखा कि घावों से हरी तरलता निकल रही थी, जो एक चमत्कारिक प्रभाव डाल रही थी। घावों की चमक और मांस का हिलना, जैसे कि वे किसी जादुई शक्ति से जीवित हो रहे हों। जियांग के मन में यह विचार आया कि अगर ये योद्धा इस उपचार के बाद ठीक हो गए, तो उनकी जनजाति की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। यह सोचते हुए जियांग ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। पत्थर पर्वत की ऊंचाई पर, गर्मी की चरम सीमा में, जहां हरियाली अपने पूर्ण यौवन में थी, दिव्य बैल ने 100 से अधिक मच्छर जनजाति के योद्धाओं के रक्त और मांस की सार्थकता को आत्मसात कर लिया था। यह बैल अब और भी घनी और जीवंत हो गई थी। इसकी आभा आसमान में फैली हुई थी, जैसे कि यह अपने चारों ओर एक डरावनी छाया बिखेर रही हो। अचानक बैल का पूरा शरीर हरे प्रकाश में चमक उठा और एक भयानक आभा हवा में फैल गई। इस आभा के प्रभाव से सभी जीवों ने एक अद्भुत दबाव का अनुभव किया। बांस के घर में चिशाओ ने कुछ सुना। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। कुछ क्षण बाद उसने जियांग शुआन से कहा, बैल देवता कहते हैं कि जनजाति 3 दिनों में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित करेगी और तब बैल देवता दिव्य ओस बरसाएंगे, जिससे सभी प्रतिभागी सच्चे योद्धा बन जाएंगे। जियांग शुआन ने चौंकते हुए कहा, क्या सभी योद्धा बन सकते हैं? चिशाओ ने सिर हिलाते हुए उसे निश्चित उत्तर दिया। जियांग शुआन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि जनजाति की शक्ति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। उसने बाहर के योद्धाओं को बुलाने के लिए चिल्लाया, आदेश भेजो, सभी योद्धा मेरे बांस के घर पर इकट्ठा हों। जियांग शुआन के आदेश पर जनजाति के सभी 10 योद्धा, जो भी कर रहे थे, तुरंत उसके बांस के घर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही जियांग शुआन ने अपने बांस के घर में प्रवेश किया, उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। चारों ओर की दीवारें बांस की बनी हुई थी और घर के अंदर की हवा में एक ताजगी थी, जैसे कि प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेर दिए हों। सभी योद्धा एकत्रित हो चुके थे और उनके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास की चमक थी। जियांग शुआन ने सभी को देखा और कहा, यह अनुष्ठान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमें एकजुट होकर इस अवसर का लाभ उठाना होगा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जो सभी के दिलों में एक नई उमंग भर गई। सभी योद्धाओं ने एक साथ सिर हिलाया, जैसे कि वे एक ही धुन में गा रहे हों। इस क्षण ने उन्हें एक नई दिशा दी, जहां वे अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार थे। जियांग शुआन ने फिर से सभी को संबोधित किया, हम सभी को इस अनुष्ठान में भाग लेना है, क्योंकि यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी जनजाति के भविष्य के लिए भी है। उसकी आवाज में एक प्रेरणा थी, जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सभी योद्धा एक साथ चिल्लाए, हम तैयार हैं। इस एकता ने बांस के घर की दीवारों को भी गूंजित कर दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। सभी योद्धा एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे और यह समझ उन्हें और भी मजबूत बना रही थी। जैसे ही वे एकजुट हुए, उन्होंने अपने दिलों में एक नई शक्ति का अनुभव किया, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन ने फिर से एक बार सभी को देखा और कहा, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। हमें इस अनुष्ठान के माध्यम से अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, सभी योद्धा एक साथ खड़े हो गए, जैसे कि वे एक विशाल दीवार बन गए हों। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए एक नया अध्याय था, जहां वे अपने डर को पीछे छोड़कर एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार थे। बांस के घर की दीवारों ने उनकी आवाजों को गूंजित किया और जैसे ही उन्होंने एक साथ कदम बढ़ाया, एक नई सुबह की किरण उनके सामने प्रकट हुई। यह क्षण एक नई उम्मीद का प्रतीक था,
जहां सभी योद्धा एकजुट होकर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। जियांग शुआन ने जब मशरूम के थैले खोले तो एक अद्भुत सुगंध ने वातावरण को भर दिया। जैसे ही हवा में ताजगी बिखरी, योद्धाओं के दिलों में उत्साह भर रही थी। चू शाओ ने पहले कदम बढ़ाया, उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने बड़े कान का मशरूम और ईगल आई मशरूम को चुना, उसकी सोच में स्पष्टता और सुनने की क्षमता का महत्व था। जैसे ही उसने मशरूम उठाया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे हर योद्धा अपनी पसंद बना रहा है, उनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। कु तेंग ने भी अपनी पसंद बनाई, उसने ताकत और गति को संतुलित करने का निर्णय लिया। शी क्यू ने बिना किसी संकोच के अपनी पसंद बना रहा है, उसकी आंखों में एक धनुर्धारी की तीव्रता थी। नानशिंग ने अपने विकल्प के लिए सोचा, उसकी सोच में एक अनोखी जिज्ञासा थी। जैसे जैसे योद्धा अपने मशरूम चुन रहे थे, वातावरण में एक उत्सव का माहौल बन रहा था। हर एक योद्धा के चेहरे पर एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर थी। जैसे ही च्यू शाओ ने अपने मशरूम का चुनाव किया, उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि ये जादुई मशरूम उसकी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। जियांग शुआन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। तुमने सही चुनाव किया है च्यू शाओ, उसने कहा। जैसे ही अन्य योद्धा अपने विकल्प बना रहे थे, जियांग शुआन ने उन्हें प्रोत्साहित किया। आप सभी को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का यह सुनहरा अवसर मिला है। हर एक योद्धा ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, जैसे ये मशरूम उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गए हों। गू तेंग ने अपनी पसंद बनाई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी। उसने सोचा कि क्या उसकी पसंद सही थी, लेकिन जैसे ही उसने मशरूम उठाया, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। शी क्यू ने अपनी पसंद बनाई, उसकी आंखों में एक धनुर्धारी की तीव्रता थी। हर एक योद्धा के चेहरे पर एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर थी। जैसे जैसे वे अपने मशरूम चुन रहे थे, वातावरण में एक उत्सव का माहौल बन रहा था। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे हर योद्धा अपनी शक्ति को पहचान रहा है। जियांग शुआन ने अपने 2 तेज मशरूम उठाए, उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत पहले से ही पर्याप्त थी, लेकिन अब उसे अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने मशरूम उठाए, उसके मन में एक नई योजना उभरी। वह जानता था कि युद्ध में गति कितनी महत्वपूर्ण होती है। कु तेंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने मशरूम का चुनाव किया। उसकी आंखों में एक संकोच था, लेकिन फिर भी उसने अपने निर्णय पर विश्वास किया। शी क्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पसंद बनाई, उसकी आंखों में एक धनुर्धारी की तीव्रता थी। जैसे जैसे योद्धा अपने मशरूम चुन रहे थे, वातावरण में एक उत्सव का माहौल बन रहा था। हर एक योद्धा के चेहरे पर एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर थी। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे हर योद्धा अपनी शक्ति को पहचान रहा है। नानशिंग ने अपने सिर को खुजाते हुए 2 बड़े कान के मशरूम चुने। उसके चेहरे पर एक अनोखी जिज्ञासा थी। जैसे जैसे योद्धा अपने विकल्प बना रहे थे, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे ही जिंग जिए ने ताकतवर मशरूम को अपने हाथों में लिया, उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उससे सोचने लगा कि कैसे यह छोटा सा मशरूम उसकी जिंदगी को बदल सकता है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक नया सपना देखा हो। जियांग शुआन की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। यह तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा और तुम्हें जल्दी ही एक 2 रंग के योद्धा बना देगा। यह विचार ही उसे और भी प्रेरित कर रहा था। जिंग जिए ने अपने चारों ओर देखा, वहां उसके साथी थे जो उसकी तरह ही संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जिंग जिए को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। यह मशरूम केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जियांग शुआन ने कहा था कि वे 3 दिनों में होने वाले अनुष्ठान में भाग लेंगे, और यह सोचकर ही जिंग जिए का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह सच में इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकता है? क्या यह उसके लिए एक नया जीवन शुरू करने का मौका है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरे पर भी वही भावनाएं थी। वे सभी एक साथ थे, एक ही लक्ष्य के लिए। जिंग जिए ने अपने हाथ में मशरूम को और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वह अपने सपनों को पकड़ रहा हो। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस अवसर को नहीं गंवाएगा। यह उसकी लड़ाई का एक नया अध्याय था और वह इसे पूरी ताकत से जीने के लिए तैयार था। जिंग जिए की आंखों में चमक थी, जैसे वह अपने भविष्य की कल्पना कर रहा हो। उसकी सोच में एक नई दिशा थी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई यात्रा की योजना बनाई। वह जानता था कि यह अनुष्ठान केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत और बलिदान का फल था। जियांग शुआन की बातें उसके मन में गूंज रही थी, तुम्हें जल्दी ही एक 2 रंग के योद्धा बना देगा। यह सोचते हुए जिंग जिए ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और जिंग जिए ने कहा, हम सबने बहुत मेहनत की है और अब हमें इस अनुष्ठान में भाग लेने का मौका मिला है। हमें एकजुट होकर इस अवसर का लाभ उठाना होगा। उसके शब्दों में एक नई ऊर्जा थी और उसके दोस्तों ने भी उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और एकजुटता की भावना से भरे हुए उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस अनुष्ठान में पूरी ताकत से भाग लेंगे। जिंग जिए ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने जनजाति के लिए कुछ बड़ा करेगा। यह अवसर उनके लिए एक नया अध्याय था और वह इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मानता था। जिंग जिए और उसके साथी अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने अपने हथियारों को साफ किया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। जंगल की हरियाली में पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने एक अद्भुत माहौल बना दिया था। जिंग जिए ने अपने दोस्तों की आंखों में देखा और उन्हें विश्वास दिलाया, हम सबने मिलकर इस अनुष्ठान में भाग लेना है और हमें जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। उसके शब्दों में एक नई ऊर्जा थी और सभी ने एकजुट होकर एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दिल में एक संकल्प लिया कि वे इस अवसर को नहीं गंवाएंगे। जियांग शुआन की बातें उनके मन में गूंज रही थीं और उन्होंने अपने लक्ष्य
भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी की। जिंगजिए ने अपने हाथ में ताकतवर मशरूम को देखा और यह उसे और भी प्रेरित कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा और हमें अपनी ताकत को एक साथ लाना होगा। सभी ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और एक नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने अपने हथियारों को उठाया। जिंगजिए ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस अनुष्ठान में अपनी पूरी ताकत लगाएगा। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उनकी पहचान और भविष्य का सवाल था। जिंगजिए ने अपने हाथ में मजबूत मशरूम को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, जो किसी भी क्षण गिर सकते थे। वह एक अकेले भेड़िए की तरह महसूस कर रहा था, जो अपने झुंड को खो चुका था। उसके दिल में एक गहरी उदासी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह वाइन जनजाति के पास आया था, जहां उसे एक लंबे समय बाद सुरक्षा का एहसास हुआ। यह एक ऐसा पल था जब उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की थी, और अब वह सफल हो चुका था। उसकी खुशी शब्दों से परे थी। जैसे ही वह बांस के घर की ओर बढ़ा, उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उसने सभी भटकते लोगों को यह खुशखबरी सुनाई कि वे जल्द ही वाइन जनजाति के सदस्य बनने जा रहे हैं। उसकी आवाज में गर्व और उत्साह था। जैसे ही उसने मजबूत मशरूम को सबके सामने रखा, वहां एक हलचल मच गई। हमारे पास अब एक जनजाति है, एक भटकते ने खुशी से चिल्लाया। हम अब भटकते नहीं रहेंगे, दूसरे ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ लोग खुशी से कूदने लगे, जबकि कुछ ने अपने भविष्य की कल्पना की। उस क्षण में आशा ने उनके थके हुए दिलों और शरीरों को एक नई ताकत से भर दिया। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, जिंगजिए और उसके साथी एकत्रित हुए। उन्होंने अपने आसपास की आवाजों को सुना, जैसे कि जंगल में रात की सन्नाटा गूंज रहा हो। चांद की रोशनी में उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। जिंगजिए ने अपने हाथ में मशरूम को मजबूती से पकड़ा और सबको बताया कि कल वे पर्वत की ओर बढ़ेंगे। यह हमारी नई शुरुआत है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह और विश्वास था। सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनमें एक अद्भुत संबंध बन गया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया। जिंगजिए ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथी उसके साथ हैं और वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह रात केवल एक रात नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें जब पर्वत की चोटी पर पड़ी, तो जिंगजिए और उसके साथी तैयार थे। उन्होंने अपने दिलों में साहस और उत्साह भरा हुआ था। पर्वत की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने चारों ओर की ठंडी हवा को महसूस किया, जो उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही थी। जिंगजिए ने अपने कदमों को तेज किया, जैसे वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हो। पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने एक नई दुनिया का सामना किया। वहां की हवा में एक अलग ही खुशबू थी, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया हो। जिंगजिए ने अपने साथियों की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्व था। सभी ने एक साथ मिलकर एक नया संकल्प लिया कि वे इस यात्रा को सफल बनाएंगे। यह केवल एक पर्वत की चढ़ाई नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक नई पहचान की खोज थी। जैसे ही जिंगजिए और उसके साथी पर्वत की चोटी पर पहुंचे, वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर फैली हरियाली और नीला आसमान, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें अपने प्रेम से भर दिया हो। जिंगजिए ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की, जैसे कि उसने अपने सपनों को साकार कर लिया हो। वहां खड़े होकर उसने अपने साथियों की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। हमने यह किया, उसने गर्व से कहा। सभी ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया। उनकी हंसी और खुशी की गूंज पूरे पर्वत में गूंज रही थी। यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जिंगजिए ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है, उसके पास एक परिवार है। यह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जैसे ही दिन ढलने लगा, वाइन जनजाति के सभी सदस्य अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। वातावरण में एक अद्भुत हलचल थी। सभी जगह उत्साह और जोश का माहौल था। हमें इस खतरे का सामना करना होगा, उन्होंने कहा। हमें अपनी शक्ति को एकजुट करना होगा। उनकी आवाज में एक गहराई थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। मच्छर जनजाति की जादूगरनी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रण था। हमें इस खतरे का सामना करना होगा, उन्होंने कहा। हमें अपनी शक्ति को एकजुट करना होगा। उनकी आवाज में एक गहराई थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। मच्छर जनजाति के योद्धा एकत्रित होकर अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे। उनके दिलों में एक अद्भुत संकल्प था, लेकिन साथ ही एक भय भी था। हमारी जनजाति को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, एक योद्धा ने कहा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच वाइन जनजाति के लोग अनुष्ठान की तैयारी में व्यस्त थे। उनके दिलों में एक नई आशा और विश्वास था। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान में लालिमा फैलने लगी और यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, वाइन जनजाति का अनुष्ठान शुरू हुआ। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थी और चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण हो रहा था। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और उसकी आवाज में गहराई थी, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वाइन जनजाति के लोग एकत्रित होकर एकजुट होकर अनुष्ठान में भाग ले रहे थे। उनकी आंखों में विश्वास और श्रद्धा की चमक थी। दूसरी ओर मच्छर जनजाति की जादूगरनी ने अपने लोगों को एकत्रित किया। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रण था। हमें इस खतरे का सामना करना होगा, उन्होंने कहा। हमारी जनजाति की रक्षा के लिए हमें लड़ना होगा। उनकी आवाज में एक शक्ति थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। मच्छर जनजाति के योद्धा एकत्रित होकर अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे। उनके दिलों में एक अद्भुत संकल्प था, लेकिन साथ ही एक भय भी था। हम पीछे नहीं हटेंगे, एक योद्धा ने कहा। हम अपनी जनजाति की रक्षा करेंगे। इस बीच वाइन जनजाति के लोग अनुष्ठान में डूबे हुए थे और जैसे ही मंत्रों की धुन चारों ओर गूंजने लगी, वातावरण में एक जादुई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही अनुष्ठान की समाप्ति का समय निकट आया, वाइन जनजाति के लोग एक नई ऊर्जा से भर गए थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और चारों ओर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो
रहा था, लेकिन तभी मच्छर जनजाति के योद्धाओं ने अचानक हमला कर दिया। उनकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, एक योद्धा ने चिल्लाया और सभी ने एक साथ आक्रमण किया। वाइन जनजाति के लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाला। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को संगठित किया और कहा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। युद्ध का मैदान एक भयानक दृश्य बन गया, जहां दोनों जनजातियां एक दूसरे पर टूट पड़ी। मच्छर जनजाति के योद्धा अपनी तेजी से हमले कर रहे थे, जबकि वाइन जनजाति के योद्धा अपनी शक्ति और साहस के साथ मुकाबला कर रहे थे। वातावरण में गूंजती हुई चीखें और युद्ध की आवाजें चारों ओर फैल गई। यह एक भयानक संघर्ष था, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी जनजातियों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता गया, युद्ध की आग और भी भड़क उठी और यह एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। मच्छर जनजाति की जादूगरनी की आग, यदि वे उस छोटी जनजाति पर एक साथ हमला करें तो भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि प्रतिशोध का कोई कदम नहीं उठाया गया तो मच्छर जनजाति के उनकी मच्छर जनजाति हिचकिचा रही थी। वाइन जनजाति ने 2 दिनों की मेहनत के बाद महान उच्च पुजारी समारोह के लिए भरपूर भेंट तैयार की। इन भेंटों में बड़े शिकार किए गए जानवर, मछलियां, उगाए गए सब्जियां, जल्दी पकने वाले जंगली फल और प्रजनन क्षेत्र से जानवर शामिल थे। 19 जून को सुबह के समय वाइन जनजाति का महान उच्च पुजारी समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सूरज की पहली किरणें पत्थर के पर्वत पर चमक रही थीं और पत्तों पर ओस की बूंदें हवा के साथ लुढ़क रही थीं, जो 7 रंगों की रोशनी में चमक रही थीं। वेदी पर 3 बड़े कढ़ाई विभिन्न शाकाहारी भेंटों से भरे हुए थे, जबकि मांस की भेंट वेदी के केंद्र में रखी गई थी। वाइन जनजाति के सदस्य और जो वॉन्डरर्स शामिल होने वाले थे, वेदी के सामने गंभीरता से खड़े थे, ताजा साफ किए गए, अपने सबसे अच्छे और साफ कपड़े पहने हुए। जैसे जैसे सूरज ऊंचा उठता गया, दिव्य वाइन धूप में नहाती गई। अपनी रात की नींद से जागते हुए उसका पूरा शरीर हरा चमकने लगा, जैसे भयानक बेलें हवा में नृत्य कर रही हों। वेदी के दाईं ओर जियांग शुआन ने चिल्लाया, अनुष्ठान समारोह अब शुरू होता है। जैसे ही मच्छर जनजाति का नेता बाहर गया, उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। वह सोच रहा था कि क्या वह सही निर्णय ले रहा है। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे पर थपकी दे रही थी और उसके कानों में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि उसे अपने लोगों को समझाना होगा, लेकिन उसके मन में एक डर था कि लिए तैयार रहना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन उसके भीतर की दुविधा स्पष्ट थी। दूसरी ओर वाइन जनजाति ने अपने महान उच्च पुजारी समारोह के लिए तैयारियों में जुटी हुई थी। वेदी के चारों ओर भव्य सजावट की गई थी और हर ओर खुशबू फैल रही थी। बड़े शिकार किए गए जानवरों की गंध हवा में तैर रही थी, जो समारोह की भव्यता को और बढ़ा रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें और तेज होती गईं, वाइन जनजाति के सदस्य अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वेदी के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और उत्साह का मिश्रण था। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने मिलकर अपने देवताओं को बुलाने का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने फिर से आवाज दी, समारोह की शुरुआत हो चुकी है। उसकी आवाज में एक जादुई शक्ति थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे ही समारोह की शुरुआत हुई, चिशाओ ने वेदी पर कदम रखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी महान शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए हो। उसने अपने हाथों को खोला और पत्थर के पर्वत की दिव्य बेल की ओर देखा। उसकी आवाज में एक जादुई लय थी, जैसे वह प्राचीन देवताओं को बुला रही हो। जो ननोदो थॉपिरेट्स है। यह मंत्र सुनकर सभी की धड़कनें तेज हो गई। मंत्र की लय ने सुनने वालों के दिलों में एक अद्भुत उत्साह भरने लगा। हवा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था और चारों ओर की वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा था। चिशाओ की आवाज जैसे जैसे ऊंची होती गई, वैसे वैसे चारों ओर की ऊर्जा भी बढ़ने लगी। लोग मंत्र के प्रभाव में खो गए, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के जाल में बंध गए हों। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने मिलकर अपनी इच्छाओं को एकजुट किया और वेदी के चारों ओर एक दिव्य आभा फैलने लगी। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण बढ़ता गया, लोगों के दिलों में एक नई आशा का संचार होने लगा। यह एक जादुई क्षण था जब सभी ने मिलकर अपने देवताओं को बुलाने का संकल्प लिया। जैसे ही दिव्य बेल ने बलिदानों को स्वीकार किया, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन आया। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जो तेजी से बढ़ रही थी। वह जानता था कि यह क्षण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जैसे ही चिशाओ ने आशीर्वाद का मंत्र पढ़ना शुरू किया, सभी लोग एक साथ झुक गए। उनकी आंखों में आशा और भय का मिश्रण था, क्योंकि वे जानते थे कि यह अनुष्ठान उन्हें एक नई शक्ति प्रदान करेगा। पर्वत की छोटी बेलें अब तेजी से घूम रही थीं, मानो वे भी इस जादुई क्षण का आनंद ले रही हों। अचानक जैसे ही तरल गिरने लगा, सभी ने एक साथ आह भरी। यह तरल उनके सिर पर गिरते हुए एक ठंडी लहर की तरह महसूस हो रहा था, जो उन्हें एक अद्भुत अनुभव दे रहा था। सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। गाओ तेंग और शिकियू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई शक्ति का संकेत था। नानशिंग ने अपनी मांसपेशियों को महसूस किया, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थीं। यह एक जादुई क्षण था जहां सभी ने अपनी सीमाओं को पार किया और एक नई पहचान पाई। जिंगजिए ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी। जैसे ही उसने अपने नए शक्तिशाली रूप को महसूस किया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे वह अपने नई सामर्थ्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में एक अद्भुत उत्साह था और उसके मन में विचार आया, क्या मैं अब अपने दुश्मनों को पराजित कर सकता हूँ? उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई आशा। उसने अपने चारों ओर के लोगों को देखा, जो अब योद्धा बन चुके थे। उनकी आंखों में भी वही उत्साह था, वही जोश। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो रहे हों। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक संकल्प किया, हम अब एक साथ हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई शक्ति का अनुभव किया, जो उन्हें एकजुट करती थी।
यह शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि सामूहिक थी, जो उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ती थी। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा और एकजुटता का प्रतीक बना। महान उच्च पुजारी की समारोह के बाद वाइन जनजाति में अचानक 135 योद्धाओं की संख्या हो गई, जिससे जियांग शुआन के आदेशों का पालन करेगा। इस तरह जियांग शुआन का बोझ हल्का होगा और कार्य की दक्षता में काफी सुधार होगा। जियांग शुआन ने चीशाओ के साथ चर्चा की और फिर सभी को बांस के ग्रोव के सामने खुले मैदान में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज आप सभी को इकट्ठा करने का उद्देश्य एक निर्णय की घोषणा करना है, कृपया ध्यान से सुने। जियांग ने आगे कहा, चर्चाओं के बाद मैं और जादूगरनी ने जनजाति के भीतर 6 टीमों का गठन करने और 6 नेताओं का चयन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ये टीमें 2 शिकार टीमें, एक सुरक्षा टीम, एक मछली पकड़ने की टीम, एक प्रजनन टीम और एक बागवानी टीम होंगी। शिकार टीम 1 का नेता गो तैंग होगा। मैं तुम्हें 32 योद्धा सौंपता हूँ। गो तैंग बहुत उत्साहित था, उसने कभी भी शिकार टीम का नेता बनने और 32 योद्धाओं का प्रबंधन करने का सपना नहीं देखा था। जियांग शुआन ने गो तैंग को गंभीरता से देखा और कहा, एक नेता के रूप में अब शिकारियों की जानें तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें हर चीज में सावधान और सतर्क रहना होगा। जियांग शुआन ने जब गो तैंग को योद्धाओं की टीम का नेता घोषित किया, तो मैदान में एक हलचल सी मच गई। गो तैंग की आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने सपनों को सच होते देखा हो। उसके साथ ही योद्धा उसे बधाई देने लगे, उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर थी। जियांग ने देखा कि गो तैंग की खुशी उसके लिए प्रेरणा बन गई है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएगा। जियांग ने सभी को फिर से ध्यान से सुनने के लिए कहा, अब जब हम टीमों का गठन कर चुके हैं, तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और हर चुनौती का सामना करना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, सभी योद्धा एकजुट होकर चिल्लाए, हम तैयार हैं। वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जियांग ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है, जो एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी पहली चुनौती होगी जंगल में शिकार करना। हमें अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करना होगा। यह सुनकर सभी योद्धा उत्साहित हो गए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही जियांग शुआन ने अपनी योजनाओं का विस्तार किया, उसके शब्दों में एक गहराई थी, जो सभी को प्रभावित कर रही थी। उसने बताया कि शिकार टीमों का गठन कैसे किया जाएगा और उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा। गो तैंग ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में एक नई जिम्मेदारी का भार था। जियांग ने कहा, हमें अपने कौशल को न केवल विकसित करना है, बल्कि एक दूसरे के साथ सहयोग भी करना है। उसने आगे कहा, हर टीम को एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करना चाहिए और कमजोरियों को समझना चाहिए। इस पर गो तैंग ने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जियांग की आवाज में एक प्रेरणा थी, जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे जैसे वह बोलता गया, वातावरण में एक नई भावना का संचार होने लगा। जियांग ने कहा, हमारी जनजाति की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। इस पर सभी योद्धा एक स्वर में बोले, हम आपके साथ हैं नेता। यह सुनकर जियांग के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जियांग शुआन की आवाज में एक ठंडक थी, जिसने गू तैंग की उत्साह को तुरंत ठंडा कर दिया। जैसे ही उसने कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। गू तैंग के मन में एक भारी दबाव महसूस हुआ। वह जानता था कि यह एक गंभीर मामला है और उसे अपनी टीम का नेतृत्व सही तरीके से करना होगा। उसने दृढ़ता से कहा, चिंता न करे नेता, मैं शिकार टीम का अच्छा नेतृत्व करने के लिए प्रयास करूंगा। जियांग शुआन ने कहा, शिक्यू, 35 योद्धाओं की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं दोहराता हूँ, हर चीज में सावधानी बरतना, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं। शिक्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, नेता, मैं समझता हूँ। जियांग शुआन ने शिक्यू की स्थिरता को देखकर कुछ और नहीं कहा। उसने आगे कहा, गार्ड टीम का नेता नानशिंग होगा। मैं तुम्हें 21 योद्धा सौंपता हूँ। नानशिंग, जो केवल 12 साल का था, ने खुशी से कहा, धन्यवाद नेता। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा हो। जियांग शुआन की आवाज में एक ठंडक थी, जिसने गू तैंग की उत्साह को तुरंत ठंडा कर दिया। जैसे ही उसने कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। गू तैंग के मन में एक भारी दबाव महसूस हुआ। वह जानता था कि यह एक गंभीर मामला है और उसे अपनी टीम का नेतृत्व सही तरीके से करना होगा। उसने दृढ़ता से कहा, चिंता न करे नेता, मैं शिकार टीम का अच्छा नेतृत्व करने के लिए प्रयास करूंगा। जियांग शुआन ने कहा, शिक्यू, 35 योद्धाओं की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं दोहराता हूँ, हर चीज में सावधानी बरतना, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं। शिक्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, नेता, मैं समझता हूँ। जियांग शुआन ने शिक्यू की स्थिरता को देखकर कुछ और नहीं कहा। उसने आगे कहा, गार्ड टीम का नेता नानशिंग होगा। मैं तुम्हें 21 योद्धा सौंपता हूँ। नानशिंग, जो केवल 12 साल का था, ने खुशी से कहा, धन्यवाद नेता। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा हो। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को और अधिक गंभीरता से उठाया, जैसे कि वह अपने शब्दों के हर एक टुकड़े को गहराई से महसूस कर रहा हो। उसने कहा, शिकार टीम 2 का नेता शिक्यू होगा। इस घोषणा के साथ ही शिक्यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित रखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी स्थिरता और जिम्मेदारी को दर्शाती थी। जियांग शुआन ने आगे कहा, मैं तुम्हें 35 योद्धा सौंपता हूँ। यह सुनकर गू तैंग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी, क्या शिक्यू इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। जियांग शुआन ने फिर कहा, शिक्यू, तुम्हारे हाथ में इन योद्धाओं की जिंदगी है। शिक्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, नेता, मैं समझता हूँ। जियांग शुआन ने उसकी स्थिरता को देखकर संतोष व्यक्त किया। उसने कहा, गार्ड टीम का नेता नानशिंग होगा। नानशिंग, जो केवल 12 साल का था, ने खुशी से कहा, धन्यवाद नेता। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा हो। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को और अधिक गंभीरता से उठाया, जैसे कि वह अपने शब्दों के हर एक टुकड़े को गहराई से महसूस कर रहा हो। उसने कहा, शिकार टीम 2 का
नेता शीक्यू होगा। इस घोषणा के साथ ही शीक्यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित रखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी स्थिरता और जिम्मेदारी को दर्शाती थी। जियांग शुआन ने आगे कहा, मैं तुम्हें 35 योद्धा सौंपता हूँ। यह सुनकर गु तेंग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी, क्या शीक्यू इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। जियांग शुआन ने फिर कहा, शीक्यू, तुम्हारे हाथ में इन योद्धाओं की जिंदगी है। शीक्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, नेता, मैं समझता हूँ। जियांग शुआन ने उसकी स्थिरता को देखकर संतोष व्यक्त किया। उसने कहा, गार्ड टीम का नेता नानशिंग होगा। नानशिंग, जो केवल 12 साल का था, ने खुशी से कहा, धन्यवाद नेता। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा हो। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को और अधिक गंभीरता से उठाया, जैसे कि वह अपने शब्दों के हर एक टुकड़े को गहराई से महसूस कर रहा हो। उसने कहा, शिकार टीम 2 का नेता शीक्यू होगा। इस घोषणा के साथ ही शीक्यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित रखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी स्थिरता और जिम्मेदारी को दर्शाती थी। जियांग शुआन ने आगे कहा, मैं तुम्हें 35 योद्धा सौंपता हूँ। यह सुनकर गु तेंग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी, क्या शीक्यू इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। जियांग शुआन ने फिर कहा, शीक्यू, तुम्हारे हाथ में इन योद्धाओं की जिंदगी है। शीक्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, नेता, मैं समझता हूँ। जियांग शुआन ने उसकी स्थिरता को देखकर संतोष व्यक्त किया। उसने कहा, गार्ड टीम का नेता नानशिंग होगा। नानशिंग, जो केवल 12 साल का था, ने खुशी से कहा, धन्यवाद नेता। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा हो। जियांग शुआन ने अपने सभी योद्धाओं के सामने खड़े होकर गर्व से घोषणा की, मैं तुम्हें 30 योद्धाओं की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। यह सुनकर जिंगजिए की आंखों में विश्वास का एक क्षण आया। उसने सोचा, क्या यह सच है, क्योंकि वह तो अभी हाल ही में वाइन जनजाति में शामिल हुआ था। उसके मन में आंसू थे, या पहचान का एहसास उसके लिए बेहद खास था। जियांग शुआन ने आगे कहा, प्रजनन टीम का नेता दा जियाओ होगा। मैं तुम्हें 6 योद्धा सौंपता हूं। दा जियाओ ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद नेता। फिर जियांग शुआन ने कहा, वृक्षारोपण टीम का नेता गण सोंग होगा। मैं तुम्हें भी 6 योद्धा सौंपता हूं। गण सोंग ने भी धन्यवाद कहा। दोनों दा जियाओ और गण सोंग ज्यादा परिपक्व थे और व्यावहारिक कार्यों में रुचि रखते थे, इसलिए उनकी खुशी का कोई विशेष प्रदर्शन नहीं था। जियांग शुआन ने सभी योद्धाओं की ओर मुड़कर कहा, नेताओं का चयन केवल अस्थायी है। वाइन जनजाति मूल पर नहीं, बल्कि क्षमताओं और जनजाति के प्रति वफादारी पर ध्यान देती है। योद्धाओं की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका मतलब है कि महान क्षमताओं के साथ कोई भी नेता बनने का अवसर पा सकता है। जियांग शुआन ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, हमारी जनजाति की ताकत हमारी एकता में है। उसकी आवाज में एक गूंज थी जो सभी योद्धाओं के दिलों को छू गई। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके चारों ओर का वातावरण एक नई ऊर्जा से भर गया। योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एकजुटता की भावना थी। जियांग शुआन ने आगे कहा, हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी जनजाति को और मजबूत बना सकें। यह सुनकर जिंगजिए ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी पूरी ताकत से जनजाति की सेवा करेगा। उसके मन में एक नया उत्साह था, जैसे वह किसी नए सफर पर निकलने वाला हो। जियांग शुआन ने कहा, हमारे पास एक अद्भुत अवसर है और हमें इसे अपने हाथों से संजोना होगा। यह सुनकर सभी योद्धाओं ने एक साथ आवाज में कहा, हम तैयार हैं नेता। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। जिंगजिए ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे वह अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा हो। जियांग शुआन ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहा, अब हमें अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा। उसके शब्दों में एक गहरी गंभीरता थी जो सभी योद्धाओं को एक नई जिम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। जिंगजिए ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस अवसर को अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनाएगा। उसने अपने चारों ओर के योद्धाओं को देखा जो सभी एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे। जियांग शुआन ने कहा, हमारी जनजाति की पहचान हमारी मेहनत और समर्पण में है। यह सुनकर जिंगजिए का दिल गर्व से भर गया। उसने अपने मन में सोचा, मैं इस जनजाति के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। जियांग शुआन ने कहा, आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। सभी योद्धाओं ने एक साथ कहा, हाँ नेता। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। जिंगजिए ने अपने दिल में एक नई उम्मीद और साहस महसूस किया, जैसे वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हो। एक शांत और रहस्यमय वातावरण में, जहाँ बांस के घने जंगल की हरियाली चारों ओर फैली हुई थी, कई लोग चुपचाप अपने अपने सपनों को साकार करने की तैयारी में जुटे थे। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक अदृश्य दबाव था जो उन्हें अपने कौशल को साबित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। नए नियुक्त नेता, जिनमें से 6 प्रमुख थे, भी इस दबाव को महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी क्षमताओं में सुधार नहीं किया तो एक दिन उनकी जगह कोई और ले लेगा। इस बीच जियांग शुआन ने सभी योद्धाओं को अपनी पसंद की टीम चुनने का अवसर दिया। यह सुनकर सभी में हलचल मच गई। जो टीमें अधिकतम आवेदनों से भरी थी, उनके अतिरिक्त सदस्यों को जियांग शुआन ने उन टीमों में बांटने का निर्णय लिया जिनमें कम सदस्य थे। इस प्रकार 6 टीमें आधिकारिक रूप से गठित हो गईं और अब से वे सभी मिलकर वाइन जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करेंगी। भविष्य में यदि वाइन जनजाति का विकास जारी रहा तो जनजाति की आवश्यकताओं के अनुसार और अधिक टीमें बनाई जाएंगी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। जियांग शुआन ने चीशाओ को बांस के जंगल में वापस ले जाने का निश्चय किया। जियांग शुआन बांस के जंगल में चलते हुए एक जटिल मनोदशा में थे। उन्हें एक और राहत महसूस हो रही थी कि अब उन्हें बहुत सारी चीजों का प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी ओर वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि नेता अपनी टीमों को कैसे संभालेंगे।
ची शाओ ने जियांग शुआन के चेहरे पर चिंता देखी और धीरे से कहा, शुआन, चूंकि तुमने उन्हें चुना है, तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। जैसे ही जियांग शुआन और ची शाओ बांस के जंगल में आगे बढ़े, चारों ओर की खामोशी में केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ महसूस किया, जो उन्हें अपने निर्णयों के प्रति और भी सतर्क बना रहा था। चिशाओ ने उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे? जियांग ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे उम्मीद है कि वे मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उनकी आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, जो उनके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। बांस के जंगल की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया, जैसे कि प्रकृति भी उनकी चिंताओं को समझ रही हो। चिशाओ ने जियांग की ओर देखा, उनकी आंखों में विश्वास की चमक थी। तुम्हारे द्वारा चुने गए योद्धा योग्य हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा, उसने कहा। जियांग ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में संदेह की एक लहर थी। क्या वे वास्तव में उस विश्वास के लायक हैं? उन्होंने अपने भीतर की आवाज को दबाते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। बांस की छायाएं उनके चारों ओर लहराती रहीं, जैसे कि वे भी इस महत्वपूर्ण क्षण के गवाह बनना चाहती थी। जैसे जैसे वे बांस के जंगल के बीच से गुजरते गए, जियांग शुआन के मन में एक नई सोच उभरने लगी। क्या उन्हें अपनी टीमों के प्रति अधिक विश्वास दिखाना चाहिए? क्या यह सही होगा कि वे अपने योद्धाओं को स्वतंत्रता दें? ची शाओ की बातें उनके मन में गूंज रही थीं। तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए, यह वाक्य उनके कानों में बार बार गूंज रहा था। उन्होंने अपने कदमों को तेज किया, जैसे कि वे अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ना चाहते हों। बांस की छायाएं उनके चारों ओर लहराती रहीं और हवा में एक ताजगी थी, जो उनके मन को हल्का कर रही थी। जियांग ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक यात्रा भी थी। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। मैं उन्हें मौका दूंगा, उन्होंने मन ही मन तय किया। मैं उन्हें अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर दूंगा। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ची शाओ ने उनकी मुस्कान देखी और कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। जियांग ने उसकी बात को ध्यान से सुना और महसूस किया कि विश्वास का यह बीज उनके भीतर अंकुरित हो रहा है। बांस के जंगल की शांति ने उनके मन को स्थिरता दी और उन्होंने अपने कदमों को और भी मजबूत किया। बांस के जंगल से बाहर निकलते ही जियांग शुआन ने अपने मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जहां अन्य योद्धा अपनी टीमों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जियांग ने महसूस किया कि उनकी मेहनत और समर्पण का फल अब सामने आ रहा था। उन्होंने अपने दिल में एक नई प्रेरणा महसूस की। ये सही दिशा है, उन्होंने मन में सोचा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सभी टीमें एक दूसरे के साथ सहयोग कर रही थीं। एकता का यह दृश्य उनके दिल को छू गया। जियांग ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस एकता को और मजबूत बनाएंगे। हम एक परिवार हैं, उन्होंने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा। हम एक साथ मिलकर ही इस जनजाति को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनकी आवाज में एक नई शक्ति थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जी शाओ ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर गर्व की झलक थी। जियांग के शब्दों ने सभी योद्धाओं में एक नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। बांस के जंगल की शांति अब एक नई आशा में बदल गई थी और सभी ने मिलकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। जियांग शुआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूँ कि आपकी बात हमें तर्क, जब तक परिणाम गंभीर न हो और वे समय पर उन्हें सुधार ले, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। जियांग शुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही हैं दीदी। दोनों बांस के जंगल की गहराई में चले गए, जहां जियांग शुआन ने चीशाओ की जड़ी बूटियों के बाग को बढ़ाने में मदद की। काम के माध्यम से अपने मनोदशा को समायोजित करते हुए चीशाओ ने पुरानी जादूगरनी द्वारा छोड़े गए जानवरों की खाल के स्क्रॉल से जादूगर के कौशल सीखना जारी रखा। इस दौरान वाइन जनजाति के प्रत्येक दल ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और 6 नेताओं ने भी अपनी भूमिकाओं में अनुकूलन करने के लिए मेहनत की। कई बार मच्छर जनजाति के जासूस आए, लेकिन थंडर माउंटेन पर खोपड़ियों के ढेर ने उन्हें डराकर भगा दिया। 1 महीने का समय तेजी से बीत गया। 22 जुलाई को दिव्य वाइन की दिव्य शक्ति, जो महान उच्च पुजारी के समारोह के दौरान खर्च हुई थी, पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो गई थी। उसने चीशाओ से संपर्क किया और एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया। 5 दिनों में वाइन देवता व्यक्तिगत रूप से मच्छर जनजाति के पास जाएगा। जब ची शाओ ने यह जियांग शुआन को बताया तो वह चौंक गया। क्या दिव्य वाइन पागल हो गया है? वाइन जनजाति ने 100 से अधिक योद्धा प्राप्त किए थे, लेकिन उनके पास अभी तक प्रशिक्षण का अवसर नहीं था और उनकी लड़ाई की शक्ति मजबूत नहीं थी। क्या दिव्य वाइन मच्छर जनजाति को व्यक्तिगत रूप से समाप्त करने की योजना बना रहा था? यह संभव नहीं था। आखिरकार दिव्य वाइन इतना शक्तिशाली था कि यदि वह वहां गया तो पूरी मच्छर जनजाति शायद प्रतिरोध नहीं कर पाती। कौन जानता था कि मच्छर जनजाति के पास कोई जीवित टोटेम देवता या कुछ शक्तिशाली तैयारी थी। किसी भी स्थिति में, चूंकि दिव्य वाइन ने मच्छर जनजाति जाने का निर्णय लिया, जियांग शुआन इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यह वाइन जनजाति का टोटेम देवता था। जियांग शुआन और ची शाओ की बातचीत के बाद बांस के जंगल में एक गहरी शांति छा गई। जैसे जैसे वे जड़ी बूटियों के बाग को तैयार करते गए, चारों ओर की हवा में मिट्टी की खुशबू और ताजगी का एहसास हुआ। जियांग शुआन ने अपने हाथों से मिट्टी को छूकर उसकी ठंडक को महसूस किया और उसके मन में एक अजीब सी संतोष की भावना जाग उठी। ची शाओ ने जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान साझा करते हुए कहा, देखो, ये जड़ी बूटियां केवल औषधीय नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है।
उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह न केवल ज्ञान दे रहा हो बल्कि अपने पूर्वजों की परंपराओं को भी जीवित रख रहा हो। बांस की पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि इस काम में न केवल शारीरिक श्रम है बल्कि यह उनके रिश्ते को भी मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए समय बिताया। अचानक ची शाओ ने कहा, क्या तुमने सुना? जियांग शुआन ने ध्यान से सुना और दूर से आती हुई एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह मच्छर जनजाति के जासूसों की हलचल थी, जो उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें सतर्क रहना होगा, उसने कहा। एक महीने की मेहनत के बाद 20 जुलाई को वाइन जनजाति में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दिव्य वाइन की शक्ति पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो गई थी और यह अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। जब उसने ची शाओ से संपर्क किया तो उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। 5 दिनों में मैं मच्छर जनजाति के पास जाऊंगा, उसने घोषणा की। यह सुनकर ची शाओ का चेहरा चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? क्या दिव्य वाइन पागल हो गया है? उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। मच्छर जनजाति के पास 100 से अधिक योद्धा थे, लेकिन क्या वे वास्तव में लड़ाई के लिए तैयार थे? जियांग शुआन ने भी इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की। क्या हम तैयार हैं? उसने ची शाओ से पूछा। ची शाओ ने गहरी सांस ली और कहा, हमें विश्वास रखना होगा। यदि दिव्य वाइन ने यह निर्णय लिया है तो इसका कोई कारण होगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक अजीब सी भावना उनके बीच में तैरने लगी। यह एक चुनौती थी, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी था। जियांग शुआन ने अपने दिल में ठान लिया कि वह दिव्य वाइन का साथ देगा, चाहे जो भी हो। जियांग शुआन और चिशाओ के बीच की बातचीत ने एक नई दिशा ले ली। जैसे ही उन्होंने दिव्य वाइन के निर्णय पर चर्चा की, उनके मन में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। जियांग शुआन ने कहा कि अब मच्छर जनजाति के पास कोई शक्तिशाली टोटेम देवता है। उसकी आवाज में चिंता थी और वह सोच रहा था कि क्या वे इस खतरे का सामना कर पाएंगे। चिशाओ ने उत्तर दिया, हमें अपनी ताकत पर विश्वास करना होगा। हम एकजुट हैं और यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोनों ने अपने अपने विचारों में डूबते हुए एक दूसरे के प्रति समर्थन का अनुभव किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपनी रणनीतियों पर चर्चा की। जियांग शुआन ने कहा, हमें सभी योद्धाओं को प्रशिक्षित करना होगा। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम मच्छर जनजाति का सामना कर सकें। उनके बीच की बातचीत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक नई उम्मीद की किरण देखी। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन वे तैयार थे। जियांग शुआन ने जब देखा कि उसके साथी योद्धा एकत्रित हो रहे हैं, तो उसकी आंखों में उत्साह और चिंता का मिश्रण था। वह जानता था कि अगले 5 दिनों में उन्हें मच्छर जनजाति पर हमला करना है। यह समाचार सुनकर सभी योद्धा चकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि दिव्य बेल स्वयं इस हमले का नेतृत्व करेगी, तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जियांग शुआन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले दिनों में आवश्यक भोजन के शिकार के अलावा जितनी संभव हो सके हथियारों की तैयारी करें ताकि हम दिव्य बेल के साथ मच्छर जनजाति पर हमला कर सकें। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी। याद रखें, मच्छर जनजाति अत्यंत क्रूर है, इसलिए उन्हें हल्के में मत लें, वरना यह आपकी जान ले सकता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे बिखरने लगे। रात का अंधेरा छा गया और कई लोग भाला और तीर के नोक को तेज करने में जुट गए। अगले दिन जियांग शुआन ने सुबह उठते ही बाहर से हो रही हलचल को सुना। क्या हो रहा है? उसने जल्दी से बांस के घर से बाहर निकलते हुए पूछा। जियांग शुआन ने जैसे ही बाहर कदम रखा, एक योद्धा ने उसे आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मुखिया देखिए। जियांग ने ऊपर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आकाश में मोटी हरी बेलें चमक रही थीं, जो स्टोन माउंटेन से लेकर फेयू नदी तक फैली हुई थीं, एक विशाल बेल पुल का निर्माण कर रही थीं। यह दृश्य अद्भुत था और जियांग शुआन के मन में कई सवाल उठने लगे। यह क्या हो रहा है? उसने विस्मय में पूछा। इतने समय तक वहां रहने के बावजूद उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। धीरे धीरे बेल जनजाति के अन्य सदस्य भी अपने घरों से बाहर आ गए और इस जादुई दृश्य को देखने लगे। तभी ची शाओ उसके पास आया और आकाश की ओर देखते हुए बोला, दिव्य बेल ड्रैगनफ्लाई के लार्वा को मार्गदर्शन कर रही है। जियांग शुआन को थोड़ी समझ आई, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया। मार्गदर्शन कर रही है? उसने पूछा। चिशाओ ने आगे कहा, हाँ, दिव्य बेल ने मुझे बताया कि एक समूह ड्रैगनफ्लाई के लार्वा लंबे समय से पानी में रह रहे हैं और अब असली ड्रैगनफ्लाई में बदलने वाले हैं। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। ये ड्रैगनफ्लाई हमें लड़ाई में मदद कर सकते हैं। चिशाओ की बातें सुनकर जियांग शुआन को समझ में आया कि दिव्य बेल ने इस समय मच्छर जनजाति पर हमला करने का निर्णय क्यों लिया। यह इस समूह ड्रैगनफ्लाई का उपयोग करने के लिए था। अगर ऐसा है तो जियांग शुआन ने पूरी तरह से समझा कि दिव्य बेल का चुनाव सही था। बेल जनजाति के लोगों को इतना मजबूत बनाने में समय लगेगा, लेकिन ये ड्रैगनफ्लाई एक भयानक शक्ति है।
एक अकेला ड्रैगन फ्लाई एक झुंड मच्छरों का पीछा कर सकता है। सोचिए, एक झुंड ड्रैगन फ्लाई क्या कर सकता है। जियांग शुआन के मन में एक नई आशा जाग उठी। जियांग शुआन के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने सोचा कि अगर ये ड्रैगन फ्लाई वास्तव में उनके साथ लड़ाई में शामिल होते हैं तो मच्छर जनजाति के खिलाफ उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वह अपने योद्धाओं के चेहरे पर उत्साह और विश्वास देख सकता था। सभी ने एकजुट होकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह दिव्य बेल के साथ इस लड़ाई में भाग लेगा। उसने अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए कहा, हमारी जीत निश्चित है अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो सभी को प्रभावित कर रही थी। सभी योद्धा एकजुट होकर अपने अपने हथियारों की तैयारी करने लगे। बांस के घर के बाहर एक नई सुबह का सूरज उग रहा था और उसके साथ एक नई उम्मीद भी। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उमंग महसूस की। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को एकत्रित किया और एक नई योजना बनाई। उसने कहा, हमारी ताकत केवल हमारी संख्या में नहीं है बल्कि हमारी एकता में है। हमें एकजुट होकर मच्छर जनजाति का सामना करना होगा। सभी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उनकी आंखों में एक नया जोश था। जियांग शुआन ने उन्हें समझाया कि कैसे ड्रैगनफ्लाई की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। जब वे उड़ेंगे तो हमें उनके साथ रहना होगा। हमें एक रणनीति बनानी होगी ताकि हम एक साथ हमला कर सकें। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और सभी योद्धा उसकी बातों से प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी तैयारी को और तेज कर दिया। जियांग शुआन ने देखा कि सभी योद्धा एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि एक नई सुबह का स्वागत हो रहा हो। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की और उसने सोचा कि यह लड़ाई उनकी पहचान को नया रूप देने का एक अवसर है। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की हरियाली को महसूस किया, जैसे कि प्रकृति ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया हो। वो बांस के घर के सामने खड़ा था, जहां से उसे फेयू नदी का दृश्य दिखाई दे रहा था। नदी का पानी हल्के से लहराता हुआ सुनहरी धूप में चमक रहा था। अचानक उसने देखा कि जल बिच्छू धीरे धीरे लताओं के पुल पर चढ़ रहे हैं। उनकी हर हरकत में एक अद्भुत शक्ति थी, जैसे कि वे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हों। जियांग शुआन ने गिनती शुरू की। उसकी आवाज में उत्साह और आशा का मिश्रण था। 1 2 3 जैसे ही उसने गिनती की, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि यह क्षण कितना महत्वपूर्ण था। 13 हर संख्या के साथ उसके मन में एक नई संभावना का जन्म हो रहा था। 36 उसने अंततः गिनती पूरी की और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अगर ये सभी जल बिच्छू सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गए तो यह एक अद्भुत शक्ति होगी। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अब कोई और जल बिच्छू पुल पर नहीं चढ़ रहा था। यह संकेत था कि यह अंतिम समूह था। दिव्य लता ने धीरे धीरे पुल को वापस खींचना शुरू किया और जियांग शुआन ने देखा कि कैसे लताएं स्टोन माउंटेन के चारों ओर लिपटने लगी। यह दृश्य एक रहस्य की तरह था, जिसमें प्रकृति की शक्ति और जियांग शुआन की आशा का संगम था। जैसे जैसे लताएं वापस खींची गईं, जल बिच्छू हरे प्रकाश में लिपटे हुए दिखाई दिए, जैसे कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत थी, एक नई यात्रा की। तीसरे दिन की सुबह जियांग शुआन ने जल बिच्छुओं का अवलोकन किया। उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी। उसने देखा कि एक विशाल जल बिच्छू की पीठ धीरे धीरे फटने लगी और उसके अंदर से पारदर्शी पंख बाहर निकलने लगे। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कि प्रकृति ने एक नया जीवन उत्पन्न किया हो। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे कि वह किसी जादुई क्षण का साक्षी बन रहा हो। पंख पहले मुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे फैलने लगे, जैसे कि वे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हों। दरार चौड़ी हुई और एक विशाल ड्रैगन फ्लाई काले और हरे धारियों के साथ अपने खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। जियांग शुआन की आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। यह क्षण उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसने महसूस किया कि यह केवल एक ड्रैगन फ्लाई का जन्म नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति का उदय था। जल बिच्छू के शरीर से निकलते ही एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जो चारों ओर फैलने लगी। जियांग शुआन ने सोचा कि यह केवल शुरुआत है और आने वाले समय में और भी अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें वह खुद को शामिल कर रहा था। जब अंततः यह विशाल ड्रैगन फ्लाई, यानी इसकी पंखों की लंबाई 6 मीटर और शरीर की लंबाई 4 मीटर से अधिक थी, पत्थर के पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे तेज हवाएं उत्पन्न हुई। परिवर्तन सफल हुआ। जमीन पर जियांग शुआन रोमांचित था, जिसने व्यक्तिगत रूप से विशाल ड्रैगन फ्लाई के परिवर्तन किया। जमीन पर जियांग शुआन ने निरंतर उड़ते हुए विशाल ड्रैगन फ्लाई को देखा। वह इतनी खुशी में था कि वह कूदने ही वाला था। यह एक अविश्वसनीय शक्तिशाली वायु सेना थी और वाइन जनजाति की थी, क्योंकि जियांग शुआन ने देखा कि ये नए रूपांतरित विशाल ड्रैगन फ्लाई पिछले वाले से भिन्न थे। इन विशाल ड्रैगन फ्लाई के माथे पर वाइन जनजाति के टोटेम पैटर्न थे। हालांकि जियांग शुआन ने देखा कि ये नए रूपांतरित विशाल ड्रैगन फ्लाई पिछले वाले से भिन्न थे। इन विशाल ड्रैगन फ्लाई के माथे पर वाइन जनजाति के टोटेम पैटर्न थे। हालांकि जियांग शुआन नहीं जानता था कि दिव्य वाइन ने यह कैसे किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि विशाल ड्रैगन फ्लाई की सवारी करने का सपना जल्द ही सच हो सकता है। और इन विशाल ड्रैगन फ्लाई का सफल परिवर्तन यह भी दर्शाता था कि मच्छर जनजाति पर हमले का बिगुल बजने वाला था। वाइन जनजाति और मच्छर जनजाति के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। विशाल ड्रैगन फ्लाई के पेट पर पैटर्न 2 प्राचीन अक्षरों की तरह थे। मासिक टिकट। जियांग शुआन ने अपनी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य देखा, जब 36 विशाल ड्रैगन फ्लाई एक साथ उड़ान भरने लगे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट ने हवा में एक संगीत की धुन पैदा की, जो रोमांच और आशा से भरी हुई थी। आसमान में उड़ते हुए ये ड्रैगन फ्लाई जैसे जादुई जीव प्रतीत हो रहे थे, जिनके पंखों पर वाइन जनजाति के टोटेम के पैटर्न चमक रहे थे। जियांग शुआन के अपने चारों ओर के लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखा।
वाइन जनजाति के लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे की आंखों में विश्वास और साहस देख रहे थे। हम जीतेंगे, किसी ने चिल्लाया और यह एक सामूहिक उत्सव में बदल गया। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने अपने डर को भुला दिया और एकजुट होकर अपने भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प किया। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की, यह जानकर कि वे अब अकेले नहीं हैं। यह ड्रैगनफ्लाई की उड़ान केवल एक उड़ान नहीं थी, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक थी। जियांग शुआन ने अपने मन में एक विचार को आकार लेते हुए देखा। जब उसने सोचा कि क्या वह कभी इन विशाल ड्रैगनफ्लाई की सवारी कर पाएगा, उसकी कल्पना में वो आसमान में उड़ रहा था। उसके चारों ओर विशाल ड्रैगनफ्लाई थे जो उसे अपने पंखों से सहारा दे रहे थे। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे वो एक नए संसार में प्रवेश कर रहा हो। हवा में उड़ान भरते हुए उसने महसूस किया कि यह केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनने वाला है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो उसकी आंखों में उत्साह और समर्थन देख रहे थे। हम सब मिलकर यह कर सकते हैं, उसने कहा, और उसके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया। जियांग शुआन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, जैसे कि वह खुद को एक नेता के रूप में देख रहा हो। यह क्षण उनके लिए एक नया मोड़ था, जहां उन्होंने अपने डर को पार किया और साहस के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाई की छायाएं उनके ऊपर से गुजर रही थी, जैसे कि वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की, जो उसे और उसके साथियों को एकजुट कर रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया. Dăcșinii Mantriciataie stigoprinite testigo. Zaninge ससगेद्याम वित्सरी के तुलने कंदा विचाता इबनेट से खवा के इस पक्षीनुमा मच्छर दूर से उड़ता हुआ आता है, बाड़े में प्रवेश करता है और एक युवा व्यक्ति की बाह पर बैठ जाता है। उसका चोंच जैसा नुकीला भाग युवा के शरीर में घुसकर रक्त चूसने लगता है। उस युवक के चेहरे पर डर और पीड़ा का मिश्रण स्पष्ट है, लेकिन वह संघर्ष नहीं कर सकता। अगर उसने मच्छर के खिलाफ कोई हरकत की तो बाहर खड़े जनजातीय योद्धा उसे तुरंत मार डालेंगे। जब मच्छर ने भरपूर रक्त चूस लिया तो वह संतुष्ट होकर उड़ जाता है। युवक का चेहरा अत्यंत पीला पड़ जाता है, वह जमीन पर गिर जाता है और जल्दी ही बेहोश हो जाता है। स्पष्ट रूप से बहुत अधिक रक्त खो चुका है। उसे ले जाओ। मच्छर जनजाति के योद्धा बाड़े में प्रवेश करते हैं और युवक को बर्बरता से खींचकर ले जाते हैं। बाड़े में मौजूद लोगों की आंखों में आतंक है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह युवक जीवित नहीं बचेगा, बल्कि मच्छर जनजाति द्वारा खा लिया जाएगा। ये बाड़े पहले 500 से 600 लोगों को समेटे हुए थे, लेकिन अब केवल 200 बचे हैं, जिनमें से अधिकांश का यही भाग्य है। मच्छर जनजाति एक क्रूर मानव भक्षक जनजाति। जब रात का अंधेरा छा जाता है तो मच्छर जनजाति के योद्धा खाने के लिए निकलते हैं, और तभी बाड़े में बंद लोग थोड़ी सी अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत जुटाते हैं। एक धीमी सिसकी सुनाई देती है, उसके बाद और भी दबे हुए आंसू। रोना संक्रामक होता है, खासकर जब सभी पहले से ही टूट चुके हो। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, मच्छर जनजाति के योद्धा अपनी भयानक भूख को शांत करने के लिए तैयार होते हैं। बाड़े के अंदर कैदियों के दिलों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कि वे अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। एक युवा महिला जिसकी आंखों में आंसू है, अपने छोटे भाई को गले लगाती है। उसके चेहरे पर भय और चिंता का मिश्रण है। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा बाड़े के पास आते हैं, उनकी हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस भयावह स्थिति को और भी भयानक बना देती हैं। एक योद्धा जो अपनी भुजाओं में एक खतरनाक हथियार थामे हुए है, बाड़े के पास खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक है। वह कैदियों की ओर देखता है, जैसे कि वह उनकी पीड़ा का आनंद ले रहा हो। इस बीच युवा महिला अपने भाई को और भी कसकर पकड़ लेती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही योद्धा बाड़े में प्रवेश करते हैं, कैदियों के बीच एक हलचल सी मच जाती है। सबकी आंखों में एक ही सवाल है, आज रात कौन बचेगा। यह रात उनके लिए एक नया डर लेकर आई है, और हर कोई जानता है कि यह एक भयानक खेल का हिस्सा है। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, बाड़े में कैदियों के दिलों में एक नई आशा का संचार होता है। एक युवा महिला जो पहले से ही अपने छोटे भाई को खोने के डर से कांप रही थी, अब अपने आसपास के लोगों की आंखों में एक नई चमक देखती है। क्या हम सच में बच सकते हैं? वह अपने साथी कैदियों से पूछती है। चारों ओर से हल्की फुल्की आवाजें आती हैं, जो इस नई उम्मीद को प्रकट करती हैं। लेकिन तभी एक योद्धा चिल्लाता है, चुप रहो, और उसकी आवाज में इतनी शक्ति है कि सभी चुप हो जाते हैं। वह अपने साथी योद्धाओं को इशारा करता है और सभी एकजुट होकर बाड़े के पास खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। कैदियों के दिलों में धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या यह उनकी आखिरी रात है? क्या वे सच में मरने वाले हैं? लेकिन तभी एक और योद्धा जो थोड़ी देर से आया है चिल्लाता है, रुको, और अचानक सबकी आंखें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। वह योद्धा एक अलग तरह का आदेश देता है और बाड़े में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कैदियों के बीच एक नई बेचैनी फैल जाती है, जैसे कि वे एक अनजाने खतरे का सामना कर रहे हों। बिरने की पतली लड़की है जो किसी भी तरह से नहीं रोती। उसकी आंखों में एक दृढ़ता है जो उसे दूसरों से अलग करती है। उसकी उम्र लगभग 16। जनजाति के योद्धा खाने से लौटते हैं। उनकी आवाजें सुनकर वे तुरंत शाप देते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? बाड़े में लोग तुरंत चुप हो जाते हैं। कई अपने मुंह को ढक लेते हैं, डरते हैं कि कोई आवाज उन्हें मार डालेगी। दक्षिणी वन्य क्षेत्र बेल जनजाति। सभी अपने हथियार, सामग्री और जड़ी बूटियां चेक करो, कोई भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए। वे खाली जमीन पर वेदी के सामने जियांग शुआन जोर से युद्ध पूर्व की तैयारी की घोषणा करता है। आगे बढ़कर उन लोगों को याद दिलाता है जिनके पास सामग्री की कमी है। 100 से अधिक योद्धा, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को एकत्र होना चाहिए। सुरक्षा के लिए जब वे निकलेंगे, महिलाएं और बच्चे अस्थायी रूप से भूमिगत मार्ग में छिपेंगे, जहां पर्याप्त भोजन तैयार है। जब सभी तैयार हो जाते हैं, जियांग शुआन जोर से युद्ध पूर्व की तैयारी की घोषणा करता है। आगे बढ़कर उन लोगों को याद दिलाता है जिनके पास सामग्री की कमी है। 100 से अधिक योद्धा, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को एकत्र होना चाहिए। सुरक्षा के लिए जब वे निकलेंगे, महिलाएं और बच्चे अस्थायी रूप से भूमिगत मार्ग में छिपेंगे, जहां पर्याप्त भोजन तैयार है। जब सभी तैयार हो जाते हैं, जियांग शुआन चिशाओ की ओर इशारा करता है। चिशाओ धीरे धीरे वेदी पर कदम रखती है, फिर अपने हाथ फैलाकर देवताओं को बुलाने के लिए जादू का जाप करना शुरू करती है। जैसे ही चिशाओ ने वेदी पर कदम रखा, चारों ओर का माहौल और भी गंभीर हो गया।
उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानती हो। वह अपने हाथों को फैलाकर आकाश की ओर देखती है, जैसे वह देवताओं को अपने पास बुला रही हो। उसके शब्दों में एक जादुई शक्ति थी, जो सभी को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वह मंत्रों का जाप करती है, चारों ओर की हवा में एक हल्की सी गंध फैलने लगती है, जैसे किसी पुराने जंगल की खुशबू। योद्धाओं के दिलों में एक नई आशा जाग उठती है, जैसे कि चिशाओं के शब्दों में कोई जादू हो। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। चिशाओं के मंत्रों के साथ वे अपने हथियारों को कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे कि वे किसी महान लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हों। इस क्षण में सभी का ध्यान केवल चिशाओं पर केंद्रित हो जाता है और चारों ओर का माहौल एक अद्भुत शक्ति से भर जाता है। जैसे ही चिशाओं ने अपने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा, उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। योद्धा उसकी आवाज में डूब गए, जैसे वह किसी गहरे जादू को महसूस कर रहे हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सभी ने अपने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। बादल घने हो गए थे और आसमान में अजीब सी बिजली चमकने लगी। यह संकेत था कि देवता उनकी पुकार सुन रहे हैं। चिशाओं की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस क्षण का इंतजार कर रही थी। उसके मंत्रों की गूंज चारों ओर फैलने लगी और योद्धाओं के दिलों में एक अद्भुत साहस भरने लगा। वे एकजुट होकर खड़े हो गए, जैसे कि वे किसी महान शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। इस समय बाड़े में बैठी लड़की की आंखों में भी एक नई आशा की चमक थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर ये योद्धा लड़ेंगे तो मैं भी जीने की कोशिश करूंगी। चिशाओ की आवाज में एक जादुई शक्ति थी, जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, चारों ओर का माहौल और भी गहन होता गया। जियांग शुआन की आंखों में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं, जैसे ही उसने दिव्य बेल के भव्य प्रदर्शन को देखा। ये दृश्य उसके मन में एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। क्या मच्छर जनजाति इस अद्भुत दृश्य को देखकर भयभीत होकर भाग जाएगी, या वे अपने भाग्य का सामना करने के लिए खड़े रहेंगे? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह अपने भीतर की अनिश्चितता का सामना कर रहा हो। आसमान में दिव्य बेल का आकार अचानक घटने लगा, जैसे किसी जादुई शक्ति ने उसे संकुचित कर दिया हो। जियांग शुआन ने राहत की सांस ली, जब उसने देखा कि यह अब केवल 2 या 3 मीटर ऊंची रह गई है। यह परिवर्तन उसके लिए एक आशा की किरण बनकर आया। अब यह अधिक छिपी हुई और सुरक्षित थी। उसने महसूस किया कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। 36 विशाल ड्रैगन फ्लाई, जो अब भी अपनी तेज उड़ान में थीं, ने उसे आश्वस्त किया। उनकी गति ने उसे विश्वास दिलाया कि वे मच्छर जनजाति के ध्यान से बच जाएंगे। जियांग शुआन ने अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत किया और अपने मन में ठान लिया कि वह दिव्य बेल की रक्षा करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी महान कार्य के लिए तैयार हो रहा हो। उसने अपने चारों ओर की प्रकृति की आवाजों को सुना, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की फुसफुसाहट और दूर कहीं से आती हुई चिड़ियों की चहचहाट। यह सब उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह दिव्य बेल की रक्षा करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी महान कार्य के लिए तैयार हो रहा हो। उसने अपनी आंखों को दिव्य बेल पर केंद्रित किया, जो अब छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शक्ति थी। उसने महसूस किया कि यह बेल केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी है, जो उसके साथ जुड़ गया है। उसके दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी, जैसे वह इस बेल के साथ एक गहरा संबंध बना रहा हो। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की प्रकृति की आवाजों को सुना, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की फुसफुसाहट और दूर कहीं से आती हुई चिड़ियों की चहचहाट। यह सब उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। उसने अपने मन में दिव्य बेल के साथ संवाद करने का प्रयास किया, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। क्या वह वास्तव में इस बेल के साथ एकजुट हो सकता है? क्या वह इसके साथ मिलकर मच्छर जनजाति का सामना कर सकता है? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। अचानक ची शाओ प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने जियांग शुआन की आंखों में देखा और कहा, हमें इस बेल की शक्ति का सही उपयोग करना होगा। यह हमारी रक्षा कर सकती है, लेकिन हमें इसे सही समय पर बुलाना होगा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। Is ein kalfölches Jogge med udar mas nishi jo dachi ma khoziu khada si zaukte hes kawale bale puri ke banda chilai khota das wis visa ko zutil sa dawi da ma sa zule da bikir fe okay badon da se bari da se zara ma se sira naire bolo वही जनजाति के अफसोस अवधि के योद्धा दिव्य वाइनर विशाल ड्रैगन फ्लाई के साथ बांस के जंगल से बाहर निकलते हैं और महान दलदल की ओर बढ़ते हैं। पहले वाइन जनजाति ने मच्छर जनजाति के साथ कई बार संघर्ष किया था और जियांग शुआ ने आज के दिन की आशंका पहले से ही की थी। उसने पहले ही पर्वत कछुआ जनजाति से मच्छर जनजाति के स्थान के बारे में पूछताछ की थी और एक खुरदुरी नक्शा तैयार की थी। अब उन्हें बस उस नक्शे का पालन करना है ताकि वे महान दलदल तक पहुंच सके और मच्छर जनजाति का स्थान खोज लेती है। मुखिया, क्या हमें घात लगाना चाहिए? एक पहाड़ी के ऊपर मच्छर जनजाति के विपरीत नए आए हुए गाओ तेंग ने धीरे से जियांग शुआन से पूछा। जियांग शुआन ने आसमान की ओर देखा, जहां दिव्य वाइन तेजी से मच्छर जनजाति की ओर बढ़ रही थी, साथ में 36 विशाल ड्रैगन फ्लाई, जिनके पंखों की आवाज जैसे दर्जनों हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। जियांग शुआन ने निराशा से उत्तर दिया, घात लगाने का क्या फायदा?
वाइन देवता और वे विशाल ड्रैगनफ्लाई मच्छर जनजाति से लड़ने वाले हैं। मेरे आदेश का पालन करो और हमले की तैयारी करो। हाँ, गाओ तेंग ने अपने पीछे शिकार टीम 1 के योद्धाओं से कहा, हमले की तैयारी करो। अन्य टीमें नर्वस हैं लेकिन धीरे-धीरे उत्साहित हो रही हैं। जनजाति का युद्धप्रिय रक्त प्रवाह उबालने लगता है। जियांग शुआन 100 से अधिक योद्धाओं के साथ मच्छर जनजाति की ओर दौड़ता है। अब छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अब अनावश्यक है। इस क्षण में दिव्य वाइन और 36 विशाल ड्रैगनफ्लाई पहले से ही मच्छर जनजाति के ऊपर उड़ रहे हैं। एक ऐसा कोलाहल पैदा कर रहे हैं कि मच्छर जनजाति के लिए इसे नजरअंदाज करना असंभव है। आसमान में क्या उड़ रहा है?